देखो, हमने ऑलरेडी पीजीपी के 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। आज हमारा पीजीपी का बेटा लास्ट लेक्चर है, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था, 33 सेक्शन तक हमारा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज सीधा आएंगे बेटा मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेक्शन नंबर 35। सेक्शन नंबर 35 जो किसको डील करता है बेटा, साइंटिफिक रिसर्च को। साइंटिफिक रिसर्च, इस टॉपिक को सुनने पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना, तभी ये टॉपिक आपके माइंड में बैठ पाएगा। साइंटिफिक रिसर्च, हम जब भी कोई R&D करते हैं तो उस पर कोई खर्चा होगा, वो खर्चा बिजनेस एक्सपेंस है या नहीं, हम बस वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि याद है अपन ने क्या पढ़ा था कि सेक्शन नंबर 29 क्या बोलता है, बिजनेस इनकम निकालने के लिए आपको सेक्शन नंबर 30 से लेके 43 तक के एक्सपेंसेस को क्या करने हैं, लेस करने हैं, यही बोलता है लॉ मेकर, करेक्ट है। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि 35 का जो हम साइंटिफिक रिसर्च करते हैं वो बिजनेस एक्सपेंस है या नहीं, ठीक है। अब सुनना, ये जो रिसर्च होता है ये 2 टाइप से होता है। एक होता है स्टैटिकल रिसर्च, ठीक है, जिसको आप साइंटिफिक बोल सकते हो, और एक होता है सोशल रिसर्च। सोशल रिसर्च का मतलब सोसाइटी का R&D, ठीक है। आपको याद होगा आमिर खान का एक शो आता है, कुछ तो नाम था उसका, हाँ, सत्यमेव जयते, ठीक है। एक बार आमिर खान ने पूछा था, पता है किनसे, हमारे अमित शाह जी से एक सवाल पूछा था। अमित शाह जी उसका आंसर नहीं दे पाए थे। आमिर खान ने ये पूछा, सर आपकी पार्टी को लोग बहुत लाइक कर रहे हैं और मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी पार्टी को लाइक इसलिए हो रहा है क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपका ज़्यादा है, आप एडवर्टाइज चीज़ों को ज़्यादा करते हो। एडवर्टाइज का मतलब क्या है, बार बार एक ही चीज़ों को बताना कि हमने ये किया ये किया ये किया। इसकी वजह से लोगों को लगता है कि आप सब कुछ सिर्फ अच्छा ही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर ग्राउंड फ्लोर पे आए और फिर जाके सोशल ऑडिट करें तो आपको एग्जैक्ट कैपेबिलिटी अपनी पता चलेगी, तो आपको एग्जैक्ट कैपेबिलिटी अपनी पता चलेगी कि हमने किया क्या है। सोशल ऑडिट का मतलब, उन्होंने सीधा एक सवाल पूछा, सर आपकी सरकार 5 साल हो गए, 10 साल होने को आ रहे हैं, क्या आपने कभी ग्राउंड फ्लोर पे आके रियलिटी चेक किया, सोशल ऑडिट किया, लोगों से जाके मिला? लोगों को आपकी बातें कौन पहुंचा रहा है, मीडिया, और मीडिया हमेशा क्या करके दिखाता है, मिर्च मसाला। अब लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हो वो सब कुछ सही है, बट मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बिकॉज सोशल ऑडिट आपका नहीं हो रहा। क्या आपने कभी भी अपने कार्यकाल में सोशल ऑडिट किया है, सोसाइटी से जाके पूछा है? एक साउथ इंडियन मूवी आई थी बेटा, उस साउथ इंडियन मूवी में एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया उसका। एक पुलिस इंस्पेक्टर, ठीक है, बोलता है दूसरे कांस्टेबल को कि इस लीडर का मतलब पहुंच बहुत है, जैसे ना मोदी जी की पहुंच बहुत है, सब उनको लाइक करते हैं। तो पुलिस वाला क्या बोलता है, कांस्टेबल अपने मन में ही, सर इनकी पहुंच का तब पता चलेगा, इनको बिना गार्ड के एक बार पब्लिक में छोड़ दो, थोपरा सुझा देंगे पब्लिक, थोपरा सुझा देंगे पब्लिक। बोलते हैं ना बहुत लाइक करता है। अगर इनको रियल इमेज इनकी पता करनी है ना, बिना गार्ड के एक दिन बोलो पब्लिक में आके दिखा दे, बिना गार्ड के। फिर पब्लिक का प्यार सिर्फ इनके गालों पे दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा। पब्लिक का प्यार ओनली कहां दिखेगा, गालों पे ही दिखेगा। इतना प्यार करेंगे लोग, इतनी चाहत कहीं नहीं दिखेगी फिर, ठीक है। सोशल ऑडिट का मतलब क्या है, सोसाइटी का ऑडिट करना। और आज के दिन सोशल ऑडिट करता कौन है, हमारे बिजनेसमैन, ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि भाई अगर मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, बिजनेसमैन ने अगर सोशल ऑडिट किया, सोशल ऑडिट के लिए डोनेशन दिया, ठीक है, तो उस केस में जितना खर्चा वो सोशल ऑडिट पे करेगा सारा का सारा उसका बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा, यानी 100% का क्या मिलेगा उसको, डिडक्शन मिलेगा। याद रहेगा? तो ये था बेटा सोशल ऑडिट, ठीक है। अब आ जाओ साइंटिफिक रिसर्च। रिसर्च बेटा 2 टाइप से होता है, एक तो होता है कि हम R&D खुद करें, और एक होता है कि मैं किसी को डोनेशन दे रहा हूं कि भाई R&D तुम कर लो, R&D तुम कर लो। एक तो ऐसा होता है कि डोनेशन R&D मैं खुद करूं। हेलो, बाहर जाओ जरा, 6th फ्लोर का दरवाजा खोल दो जरा।
हाँ, मैंने क्या बोला? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च दो तरीके से होती है, एक तो ऐसा होता है कि इन हाउस और एक होता है आउट हाउस। इन हाउस का मतलब मैं खुद कर रहा हूं, आउट हाउस का मतलब बाहर वाले को डोनेशन दे रहा हूं, वो R&D करेगा। इन हाउस का मतलब मैं खुद कर रहा हूं, आउट हाउस का मतलब मैं बाहर वालों को डोनेशन दे रहा हूं। बाहर वालों को क्या दे रहा हूं? पीछे वाला भी खोल देना। बाहर वाले को क्या दे रहा हूं बेटा? डोनेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो लॉ मेकर ने क्या बोला कि अगर तुमने किसी को डोनेशन दिया, जितना भी तुम खर्चा करोगे ना, वो सारा तेरा बिजनेस एक्सपेंस। मान लो 100 करोड़ का किसी को डोनेशन दे दिया। मान लेते हैं कि मैंने टाटा कंपनी को 100 करोड़ दिया फॉर साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए, तो 100 करोड़ क्या माना जाएगा मेरे लिए? बिजनेस एक्सपेंस। और 100 करोड़ का मुझे क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन। समझ में आ गया? तो अगर मैं आउटसाइड एजेंसीज को डोनेशन दे रहा हूं तो मुझे 100% का क्या मिलेगा? डिडक्शन। खत्म। तो देखो दो बातें हमने पढ़ ली। सोशल ऑडिट के लिए जो डोनेशन दूंगा 100% का डिडक्शन, साइंटिफिक रिसर्च में आउटसाइड एजेंसीज को तो डोनेशन दूंगा 100% का क्या मिलेगा? मुझे डिडक्शन मिलेगा। 100% का मुझे क्या मिलेगा बेटा? डिडक्शन मिलेगा। तो सोशल ऑडिट में भी 100% का डिडक्शन मिलता है और साइंटिफिक रिसर्च पे भी क्या मिलता है बेटा? 100% का डिडक्शन मिलता है। सोशल पे भी 100% का डिडक्शन मिलेगा और साइंटिफिक रिसर्च पे भी क्या मिलेगा बेटा? 100% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मैंने क्या बोला? सोशल पे भी 100% का डिडक्शन मिलेगा, साइंटिफिक रिसर्च पे भी क्या मिलेगा बेटा? 100% का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने सेक्शन नंबर 35 में दो बातें पढ़ी कि अगर मैं सोशल ऑडिट करता हूं तो 100% का डिडक्शन, और साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए किसी को डोनेशन दिया तो 100% का डिडक्शन। ठीक है, हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं कि अगर मैं R&D खुद कर रहा हूं और उसके ऊपर क्या कर रहा हूं बेटा? एक्सपेंस कर रहा हूं। इसको बोलते हैं इन हाउस रिसर्च। क्या बोलते हैं बेटा? मेन हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? इन हाउस रिसर्च। ठीक है, ध्यान से सुनना। अगर मेरा इन हाउस रिसर्च है, अगर मेरा बेटा क्या है? इन हाउस रिसर्च है। ठीक है, मान लेता हूं मैं बेटा 2017-18 से R&D कर रहा था। कब से? 17-18 से R&D कर रहा था, और अभी साल कौन सा चल रहा है बेटा? 21-22। 17-18 से मैं R&D किया और 21-22 में मेरा वो R&D खत्म हुआ। करेक्ट है। अब एक बात बताओ बेटा, R&D करने के लिए क्या होगा? स्टाफ होंगे। R&D करने के लिए क्या लगता है? रॉ मटेरियल लगता है। R&D करने के लिए क्या लगेगा? टेक्नोलॉजी लगेगा, तभी तो R&D कंप्लीट होगी। अब ये सब चीज फोकट में नहीं हो सकते बेटा। इन सब चीजों के लिए क्या खर्च होते हैं? पैसे। इन सब चीजों के लिए क्या खर्च होते हैं बेटा? पैसे। मान लेता हूं मैं R&D कर रहा था। किस चीज पे R&D कर रहा था? मैंने एक कार्बोरेटर तैयार किया जो गाड़ियों में लगती है बेटा। मैंने क्या तैयार किया? कार्बोरेटर तैयार किया जो किस में लगती है? कल मैंने दिया था ना सबको, नहीं मिला था तुम दोनों को? कहां थे तुम दोनों? दे दो, पीछे दे दो। हाँ, हमने क्या किया बेटा? मैंने कार्बोरेटर का क्या किया? इन्वेंशन करना शुरू किया। कैसा वाला कार्बोरेटर? अभी तक गाड़ियां चलती है किसके ऊपर? पेट्रोल के ऊपर। मैं इन्वेंशन कर रहा हूं कि मैं पानी से गाड़ी चलाऊंगा या हवा से गाड़ी चलेगी। तो मैंने उसके लिए कार्बोरेटर तैयार किया। ठीक है, अब इस कार्बोरेटर के लिए तैयार करने के लिए मैंने, सिंपल सी बात है, R&D बहुत की होगी। मान लेते इस पूरे R&D करने में बेटा 100 करोड़ का खर्चा हुआ। ठीक है, 100 करोड़ कैसे खर्च किए? तो बेटा R&D ऑब्वियसली सी बात है किसी सुनसान प्लेस पे की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर कुछ भी नुकसान हुआ तो वहां की पब्लिक को डैमेज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मेरे पास लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए। तो मान लेता हूं मैंने इसमें से 20 करोड़ का खर्चा तो लैंड के ऊपर किया था और 30 करोड़ का खर्चा मैंने बिल्डिंग बनाने के ऊपर किया था। ठीक है, उसके बाद जो 50 करोड़ का खर्चा हुआ मेरे टेक्नोलॉजी के स्टाफ की सैलरी वगैरह इन सब में खर्चा हुआ। ठीक है, अब मेरा बेटा ये R&D बन के तैयार हो गया 2021 में। ठीक है, अब जब 2021 में बन के तैयार हुआ तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है। R&D में सेल कर दूं, R&D में सेल कर दूं, जो इन्वेंशन मैंने किया मैं उसको क्या कर दूं बेटा? सेल कर दूं, या फिर उसका खुद का बिजनेस शुरू कर दूं। समझ में आ रहा? अब पहले हम समझते हैं R&D को सेल कर देता हूं। उससे पहले बेटा R&D खत्म कब हुआ? 21-22 में। और अब मान लो कि मैं R&D को सेल कर रहा हूं, तो सेल करूंगा तो R&D जो होगा बेटा, सेल करूंगा तो वो मेरे लिए क्या माना जाएगा? सेल करूंगा तो मेरे लिए इनकम। अब मैं क्या बोलूंगा? सर इस इनकम को कमाने पे मैंने खर्चे भी तो किए हैं, किए नहीं किए? तो लॉ मेकर ने क्या बोला? सुनो, तुमने जो पहले खर्चा किया है उस पहले वाले खर्चे में से सिर्फ 3 साल के खर्चे अलाउ करूंगा। कितना?
3 साल के, सिर्फ कितने साल के? 3 साल के। और उस 3 साल में 2 ही एक्सपेंस आपको मिलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंस आपको मिलेगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर मिलेगा। पीछे के कितने सालों का मिलेगा बेटा? ओनली 3 सालों का। तेरा बिजनेस कब कमेंस हुआ? 2021 में। तो कौन से 3 साल का मिलेगा बेटा? 1920, 1819, 1718। ठीक है, हमारा बिजनेस यहीं से शुरू हुआ है तो मुझे पूरे 3 साल का मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने प्लानिंग 14-15 से की होती तो 17-18 तक का ही मिलता। ठीक है। अच्छा, इन 3 सालों में कौन से एक्सपेंस? तो बोला रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंस में ओनली दो। कौन से? स्टाफ की सैलरी और रॉ मटेरियल फॉर डूइंग द R&D। स्टाफ की सैलरी और रॉ मटेरियल फॉर डूइंग द R&D। अच्छा, कैपिटल में सबका दूंगा, लैंड का नहीं दूंगा। किसका नहीं दूंगा? लैंड का नहीं दूंगा। मतलब लैंड में अपन ने कितना खर्चा किया था? 20 करोड़ ना, उसका नहीं मिलेगा। बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको मिलेंगे। पहले इतना रट्टा मारो, बिजनेस कमेंस करने से पिछले 3 सालों के एक्सपेंस का ही मुझे बेनिफिट मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। लेकिन रेवेन्यू में सिर्फ 2 वाले, कौन से? स्टाफ की सैलरी और रॉ मटेरियल फॉर डूइंग द R&D। ठीक है, और कैपिटल में सारे एक्सपेंस दूंगा, सिर्फ किसका नहीं दूंगा? लैंड का। सर कितना दोगे? बोला पूरा 100%, जितना भी तू खर्चा करेगा। लेकिन एक बात बताओ, गवर्नमेंट क्या बोल रही है? 100%, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा ना। उसकी पूरी रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ेगी, मुझे रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी तो ये सारे खर्चे मिलेंगे, अदरवाइज मिलेंगे क्या? नहीं। बताओ, 3 साल पहले का क्लियर। अब आ जाओ, मैंने 2021 में बिजनेस शुरू किया। ठीक है, अब यहां पे 2 पॉसिबिलिटी होगी, R&D में बेच दूं, R&D में बेच दूं, या R&D का खुद का बिजनेस शुरू कर दूं। कैसे? एग्जांपल देता हूं। मैंने R&D कर लिया, मैंने उसके ऊपर रॉयल्टी पेटेंट ले लिया। क्या ले लिया? पेटेंट। अब पेटेंट मेरे लिए क्या है बेटा? कैपिटल एसेट। ठीक है, मान लो इस इन्वेंशन के बारे में टाटा कंपनी को पता चला कि अमित ने ऐसी ऐसी कार्बोरेटर बनाई है। ठीक है, टाटा कंपनी मेरे पास आई और क्या बोला? अमित तू अपना इन्वेंशन मुझे सेल कर, सीधा सेल कर। ठीक है, मैंने बोला ठीक है सर, मैं आपको इन्वेंशन 3000 करोड़ में सेल कर दूंगा। कितने में? 3000 करोड़ में। टाटा कंपनी ने बोला ठीक है, वी आर रेडी। 3000 करोड़ मेरे लिए इनकम, लेकिन क्या ये इनकम बिजनेस की इनकम है? नहीं। सीधा कहां किया? कैपिटल गेन की। लेकिन एक बात सुनो, जब मैं 3000 करोड़ में इन्वेंशन को सेल कर रहा हूं तो मेरा ये कैपिटल इनकम हो गया। मेरा ये क्या हो गया बेटा? कैपिटल इनकम, क्योंकि मैंने सीधा इन्वेंशन ही सेल कर दिया। इन्वेंशन के ऊपर क्या था? मेरा पेटेंट था। लेकिन आप क्या बोलोगे? अमित सर आपको 3 साल के एक्सपेंस का बेनिफिट भी तो मिला। कितना बेनिफिट मिला? पूरा 100%। पूरा 100%। तो डिपार्टमेंट क्या बोला? ये पूरा का पूरा क्या मान लूंगा मैं? तेरा गेन। पूरा का पूरा क्या मान लूंगा मैं? गेन। समझा? ऐसा फंडा तब होगा जब मैंने R&D को सीधा सीधा क्या कर दिया बेटा? सेल कर दिया। ठीक है, अब समझना, ध्यान से सुनना, पूरा प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। 3 साल की बात हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी हम जो भी कर रहे हैं वो करंट ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 साल वाला हमारा सिर्फ 2 एक्सपेंस होगा। ठीक है, मान लो R&D करने में मेरा टोटल 1000 करोड़ रुपीस का खर्च हुआ था। ठीक है, इस 1000 करोड़ का मैंने पूरा 100% डिडक्शन ले लिया, क्योंकि गवर्नमेंट क्या बोलता है? 100% पूरा डिडक्शन दूंगा, सिर्फ लैंड का वैल्यू का मैं नहीं दूंगा। 100 करोड़ मैंने 1000 करोड़ पे पूरा डिडक्शन ले लिया। अब इसको मैं सीधा सीधा सेल कर रहा हूं। कितने में? 2000 करोड़ में। तो ये पूरा पूरा मेरा क्या माना जाएगा? इनकम। क्यों? क्योंकि 1000 करोड़ का मुझे डिडक्शन ऑलरेडी मिल चुका है। ठीक है, अब सुनो, अगर मान लो 1000 करोड़ की एक्सपेंस वाली चीजों को मैं बाद में सेल कर रहा हूं, कितने में? 800 करोड़ में। तो क्या हो गया बेटा? मैंने डिडक्शन कितने का लिया है? 800 करोड़ में बेच रहा हूं, तो ये इनकम माना जाएगा। लेकिन कौन सा इनकम? बिजनेस इनकम। ठीक है, लेकिन मान ले 1000 करोड़ की चीज को मैं 1200 करोड़ में बेच रहा हूं, इसका मतलब 1200 माइनस 1000, ये 200 करोड़ क्या माना जाएगा? कैपिटल गेन। और ये पूरा 1000 करोड़ क्या माना जाएगा? बिजनेस इनकम। आ रही है बातें समझ में? ऐसा सिलसिला तब होगा जब मैं सेल सीधा कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अगर मान लो मैंने अपना ही बिजनेस शुरू कर दिया, अपना इन्वेंशन कहां लेके आ गया? अपने बिजनेस में लेके आ गया। तो सुनो, मैंने जो अपना इन्वेंशन किया, मैंने उसका खुद का क्या स्टार्ट कर दिया बेटा? बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक बात बताओ, जो हमने इन्वेंशन किया था उसमें हमने प्लांट एंड मशीनरी को यूज किया था,
वही प्लांट एंड मशीनरी में कहां लेके आ चुका हूं, बिजनेस में। तो लॉ मेकर ने क्या बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन कितना मिला होगा, 100%। एक बात बताओ, जब 100% का इस प्लांट एंड मशीनरी पर डिडक्शन मिल गया, अब मैं इसको जब अपने ही कंटिन्यूएशन बिजनेस में लेके आ रहा हूं तो इसका कॉस्ट क्या होगा, नील, क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिडक्शन क्लेम कर चुका हूं। ठीक है, लेकिन बेटा इस एसेट का अपना ब्लॉक होगा, समझ में आ रहा, ब्लॉक का मतलब मान लो इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है, तो मैं इसको कौन से ब्लॉक में दिखाऊंगा अपने बैलेंस शीट में, जो एसेट मेरी 10% वाली होगी, प्लांट एंड मशीनरी होगी, बताया था ना, एसेट हैविंग सेम नेचर एंड कैरिंग सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि जब तुम क्या कर रहे हो बेटा, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, आरएनडी को सेल नहीं कर रहे हो, बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, तो तुम्हारा प्लांट एंड मशीनरी कहां जाएगा, बिजनेस में, जितने भी एसेट है कहां जाएंगे, बिजनेस में। लेकिन ये वो वाला एसेट होगा जिसके ऊपर तू 100% का डिडक्शन क्लेम कर चुका है, तो अब तू इसकी एसेट की कॉस्ट क्या दिखाएगा, नील। क्या दिखाएगा, नील। और याद है पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल, याद आ रहा, हम पार्ट ऑफ द ब्लॉक अगर सेल करते हैं, सेल प्राइस कम होता है तो क्लोजिंग WDV, सेल प्राइस ज्यादा होता है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, बोला वो वाला फॉर्मूला लगाओगे यहां पे। कौन सा वाला, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल। आ रही ये बातें समझ में, पक्का। तो चलो सम अप कर रहा हूं, ध्यान सुनना। हमने क्या बोला कि अगर हमने R&D किया है, जिस दिन हमने बिजनेस कमेंस किया उसके पीछे के ओनली 3 साल के एक्सपेंस हमें अलाउड होंगे, कौन से, रेवेन्यू और कैपिटल। कैपिटल में कौन सा एक्सपेंस मिलेगा बेटा, सारा, सिर्फ किसका नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा। और रेवेन्यू में किसका मिलेगा, सिर्फ 2 का, स्टाफ की सैलरी और रॉ मटेरियल का खर्चा। ठीक है, खत्म। बिजनेस कमेंस करने के बाद जो भी खर्चे करूंगा सबका मिलेगा, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो कैपिटल हो, सिर्फ अदर देन लैंड का नहीं मिलेगा, अदर देन लैंड का बेटा नहीं मिलेगा, करेक्ट है। लेकिन जब मैं बिजनेस कमेंस कर रहा हूं तो R&D वाली प्लांट एंड मशीनरी को कहां लेके आ रहा हूं, बिजनेस में। तो डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है, उसकी कॉस्ट हमेशा तो क्या दिखाएगा, नील। क्यों, क्योंकि तूने उसके ऊपर 100% क्या क्लेम कर चुके हो, डिडक्शन क्लेम कर रहे हो। और जब उस एसेट को सेल करोगे तो कौन सा वाला मेथड लगाओगे, पार्ट ऑफ द ब्लॉक सेल। अगर सेल प्राइस कम होगा तो क्या निकल के आएगा, क्लोजिंग WDV, और सेल प्राइस ज्यादा होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। समझ में आ रहा। चलिए, सबको मैंने लास्ट क्लास में नोट्स दिया था। अब ये बेटा नोट्स पे देखो, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है रिसर्च, लिखा हुआ साइंटिफिक रिसर्च और सोशल रिसर्च। क्या लिखा हुआ है, 100% का डिडक्शन मिलेगा सोशल रिसर्च में। अब आ जाओ, साइंटिफिक रिसर्च में 2 कॉलम्स बने हुए हैं, एक क्या लिखा हुआ है, इन हाउस रिसर्च, और एक क्या लिखा हुआ है बेटा, डोनेशन। इन हाउस रिसर्च का मतलब मैं खुद कर रहा हूं, और डोनेशन मतलब आउटसाइड एजेंसी को पैसा दे रहा हूं, वो R&D करेगा। तो लॉ मेकर क्या बोला, अगर तूने आउटसाइड एजेंसी को डोनेशन दिया है तो 100% का डिडक्शन दूंगा। इन हाउस रिसर्च में 2 बातें, रेवेन्यू एक्सपेंस पूरा मिलेगा, और कैपिटल एक्सपेंडिचर में सिर्फ किसका नहीं मिलेगा, लैंड का नहीं मिलेगा। चार्ट समझ में आया, पक्का। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। दिस डिडक्शन शैल बी अलाउडेड इन द ईयर इन विच एक्सपेंस वाज इनकर्ड। जिस साल आपने ये खर्चे किए थे उसी साल आपको ये डिडक्शन मिलेगा। लेकिन सेकंड पॉइंट देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज फर्दर बीन प्रोवाइडेड दैट रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर excluding the land expended or laid out during the 3 immediately preceding the date of commencement of business shall be deemed to be the expense of the previous year। यही बताया था, पिछले 3 साल के एक्सपेंस का भी मैं बेनिफिट आपको दूंगा। लेकिन 3 साल में कौन से एक्सपेंस, नीचे देखो लिखा हुआ है, पेमेंट ऑफ सैलरी एक्सक्लूडिंग परक्यूजिट नहीं होना चाहिए, और एम्प्लॉय एंगेज इन द साइंटिफिक रिसर्च। ठीक है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। यही बताया था मैंने, पिछले 3 साल में सिर्फ 2 एक्सपेंस का बेनिफिट मिलेगा, स्टाफ का, सैलरी। लेकिन सैलरी में याद रखना परक्यूजिट नहीं होना चाहिए। परक्यूजिट का मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहा है काइंड के फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल कोई गिफ्ट दे दिया, घर रहने को दे दिया, कार यूज करने को दे दिया, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, परक्यूजिट। आ रही है बातें समझ में, पक्का। अब ध्यान से, साइंटिफिक रिसर्च के बेटा अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, उनके रिगार्डिंग अलग अलग आपको क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट पेज पे देखो, मैंने सारा लिस्ट बना के आपको दिया है। सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज आई, क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द अससी बिजनेस, कितने का डिडक्शन मिलेगा, 100% का, 100%। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 आई,
आपने डोनेशन दिया है किसको बेटा, नोटिफाइड रिसर्च एसोसिएशन को या यूनिवर्सिटी को या कॉलेज को या अदर इंस्टीट्यूशन जो साइंटिफिक रिसर्च कर रही है, वहां आपको डिडक्शन कितना मिलेगा 150%। मतलब तुम खर्चे करोगे 100 और प्रॉफिट में से माइनस कितना करोगे 150। क्यों ऐसा बेटा, तुमने अच्छे काम के लिए पैसे दिए। R&D से ही क्या होती है बेटा, कंट्री की डेवलपमेंट। आज मुझे बताओ चाइना इतनी आगे क्यों है, क्यों? उन्होंने कबाड़ से भी क्या बना दिया है, टेक्नोलॉजी। ठीक है, दो ही कंट्री बेटा टेक्नोलॉजी में सबसे फास्ट है, कौन सी, जापान और चाइना। इनके सामने टेक्नोलॉजी में कोई भी नहीं टिक सकता। क्यों? ये बेटा शिद्दत से इन्वेंशन किस पे कर रहे होते, ओनली टेक्नोलॉजी पे। आज हम जितनी भी न्यू चीजें सीख रहे हैं वो सब कहां से है, इन्हीं दोनों कंट्री की देन है। समझ में आ रहा? नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सेक्शन 35 सेक्शन 1 क्लॉज 2IA, एन अप्रूव्ड इंडियन कंपनी फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ध्यान से बेटा, ये खर्चा सिर्फ इंडियन कंपनी को मिलेगा। समझा? कितना मिलेगा 100%। नेक्स्ट, नोटिफाइड अप्रूव्ड रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, अदर इंस्टीट्यूशन फॉर रिसर्च इन अ सोशल और स्टैटिकल 100%। साइंटिफिक होगा तो 150%, सोशल होगा तो 100%। ठीक है, आगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर ऑन लैंड इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द एसएससी बिजनेस 100%। यही बताया था, लैंड के ऊपर अपन को नहीं मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट, एन अप्रूव्ड नोटिफाइड लेबोरेटरी, यूनिवर्सिटी, IIT, स्पेसिफिक पर्सन फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर एन अप्रूव्ड प्रोग्राम। अब ये अप्रूव्ड प्रोग्राम बेटा गवर्नमेंट डिसाइड करती है, कितना मिलेगा 150%। एंड लास्ट, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ कंपनी इन एंगेज इन बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और एनी बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग नॉट बीइंग लिस्टेड इन 11th शेड्यूल अदर देन द कॉस्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, नहीं मिलेगा। एंड अप्रूव्ड इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटी, कितना मिलेगा 150%। ये सारे नाम आपको एग्जाम में लिखे हुए आएंगे, बस आपको परसेंटेज याद रखना है। आ रही है बातें समझ में? पक्का? चलो अब इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा डिडक्शन हमें कैसे लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखो, आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको जो डेट ऑफ कमेंसमेंट दे रखा है ना बेटा, वो कब का दे रखा है, ध्यान से देखो, 22 जुलाई 2016। इसका मतलब कौन सा प्रीवियस ईयर हो गया, 16 17। ठीक है, चलो लिखो वहां पे प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया बेटा 16 17। जो भी सोचेंगे वो 16 17 के प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ही सोचना है। ठीक है, चलिए आगे देखो क्या लिखा, बिजनेस कब से कमेंस हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है बेटा, कौन सा डेट है 22 जुलाई। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने किया है 23 जुलाई 2016 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में। कौन सा एक्सपेंस किया बेटा तूने, रेवेन्यू एक्सपेंस। कहां से, 23 जुलाई 2016 से लेके 31 मार्च 2017। 31 मार्च 2017। बताओ अपने बिजनेस प्रीवियस ईयर में है ना? तो क्या बोला, देखो रेवेन्यू कितना किया है तूने 5 लाख। बताओ रेवेन्यू का पूरा मिलता है 100%। अच्छा, तूने कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी पीरियड में कितना किया है 7 लाख, उसमें से 2 लाख किसका है, तो मिलेगा कितना 5 लाख। तो यानी रेवेन्यू भी 5 लाख मिलने वाला है और कैपिटल भी 5 लाख। समझ में आ रहा? चलिए, और ये दोनों एक्सपेंस कहां से माइनस करूंगा, प्रॉफिट से। अभी प्रॉफिट पे हम आए नहीं है, समझ में आ गया? अच्छा बताओ, ये बिजनेस, ये जो एक्सपेंस है, ये बिजनेस करने से पहले का है या बाद का है, बाद का। बिजनेस करने के बाद का है ना भाई। कमेंसमेंट कब हुई बिजनेस, 22 जुलाई को, और खर्चे कब के दे रखे हैं 23 जुलाई से, तो ये कमेंसमेंट के बाद वाला है। ठीक है, आगे आ जाओ नीचे, एक्सपेंस इनकर्ड ऑन प्रीवियस ईयर 23 जुलाई 2013 टू 22 जुलाई 2016। बताओ क्या ये 3 साल पहले का खर्चा है ना भाई। तेरा बिजनेस कब कमेंस हुआ है 22 जुलाई 2016 को, उससे 3 साल पहले तो यही आएंगे ना। हमने क्या बोला था, 3 साल पहले के खर्चे भी अलाउड है, लेकिन कौन से, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू में ओनली 2, स्टाफ की सैलरी और रॉ मटेरियल, और कैपिटल में सब एक्सेप्ट लैंड। ठीक है, चलो अब देखो नीचे, R&D का कॉस्ट कितना है बेटा 40,000 और सैलरी कितना है 90,000, दोनों का मिलेगा। आगे आ जाइए, कैपिटल एक्सपेंडिचर
एक तूने किया है 2 लाख का, दूसरा कितने का किया है 3 लाख का, 1.5 लाख का किया है, वो किसका है बेटा? दूंगा क्या? नहीं दूंगा। तो इसका मतलब कैपिटल में 5 लाख मिलेगा और रेवेन्यू में 40,000 R&D का और 90,000 सैलरी का। लेकिन नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, रॉ मटेरियल और सैलरी को अथॉरिटी ने बोला कि भाई तू कितना दिखा रहा है मुझे, 40 और 90, हम कितना अप्रूव कर रहे हैं 30 और 80, तो मुझे कितना मिलेगा 30 और 80, जितना गवर्नमेंट ने मुझे अप्रूव किया। ठीक है, अब मुझे बताओ पिछले 3 साल के एक्सपेंस में मुझे कौन कौन से एक्सपेंस मिले, रॉ मटेरियल और स्टाफ सैलरी दोनों मिला के 1,10,000, क्योंकि अथॉरिटी ने उतना ही अप्रूव किया ना, 80 और 30, 1,10,000। अच्छा, कैपिटल में कितना मिला, ओनली 5 लाख, 1,50,000 के लैंड का मुझे नहीं मिला। क्लियर है? अब आगे आ जाओ, एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू 23 जुलाई 2013 मिलेगा, 23 जुलाई 2013, वो तो 3 साल से पहले हो गया ना, उसका अपन को नहीं मिलेगा, ना तो 30,000 मिलेगा ना तो 40,000 मिलेगा। करेक्ट है? अब देखो, ऑल एक्सपेंडिचर इज ऑथराइज्ड बाय द अथॉरिटी, सेल फॉर द पीरियड, इस साल का सेल कितना है बेटा 20 लाख है ना। अब मुझे बताओ इस साल का सेल मेरा 20 लाख है, मतलब 20 लाख का मेरा प्रॉफिट है। अब उसमें से सारे एक्सपेंस माइनस करो, कौन कौन से एक्सपेंस माइनस करोगे? पहले तो करंट ईयर की बात करो, करंट ईयर में रेवेन्यू कितना बेटा 5 लाख और कैपिटल भी कितना 5 लाख, तो यानी 20 लाख में से 10 लाख माइनस कर दिया, अब तेरा गेन कितना बचा 10 लाख। अब आ जाओ 3 साल पहले वाला, 3 साल पहले वाले में कितना माइनस करोगे, लैंड का 5 लाख और रेवेन्यू वाला 1,10,000, तो बेटा 10 लाख में से तूने कितना माइनस कर दिया 6,10,000, तो प्रॉफिट कितना बचेगा 3,90,000। आया समझ में? कैसे निकालेंगे समझ में आया? ये डाटाज आपको एग्जाम में दे रखा होगा, आपको सिर्फ क्या निकाल के देना है उनको, नेट इनकम। समझा? बस साल याद रखने, 3 साल पहले वाले और इस साल के सारा, लैंड का नहीं दूंगा। याद रहेगा? सिंपल क्वेश्चन था, पक्का समझ में आ गया R&D के क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्लियर है? चलिए अब याद से, आपने बहुत बार याद करो, जब मैंने आपको एडवांस टैक्स का चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे याद है 2 कॉलम हमने पढ़ा था, स्पेसिफाइड एसएससी, बहुत बार आपने सुना है स्पेसिफाइड एसएससी। देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, 35 AD में कौन से एसएससी आते हैं बेटा, स्पेसिफाइड। याद आ रहा? सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर, स्पेसिफाइड एसएससी के लॉस अनलिमिटेड पीरियड, और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही होगा, ये वही स्पेसिफाइड बिजनेस है। आपको अगर याद हो तो वहां पे मैंने बोला था वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, हॉस्पिटल, ठीक है, होटल, आज वही पढ़ रहे हैं। कितना डिडक्शन मिलता है बेटा इस पे 100%। बस इस सेक्शन की पता है दिक्कत क्या है, यहां पे जितने भी बिजनेस हैं, जो भी बिजनेस मैं आपको बताऊंगा, सब पे 100% ही डिडक्शन मिलेगा, लेकिन सब बिजनेस के कमेंसमेंट का डेट अलग है। बस यही सरदर्दी होगी तुम्हें याद करना। ठीक है, चार्ट देख रहे हो, मैंने 3 कॉलम बना रखे हैं। पहले में क्या लिखा हुआ बिजनेस, दूसरे में क्या लिखा हुआ कमेंसमेंट ऑन एंड आफ्टर, और तीसरे में क्या लिखा डिडक्शन। मुझे बता डिडक्शन के लिमिट में कोई चेंज है क्या? सब जगह 100% है। अब बिजनेस में अलग अलग बिजनेस दे रखे हैं और सबका डेट अलग अलग है। मैंने आपके सहूलियत के लिए सारे डेट्स का एक ब्लॉक बना दिया। देख बेटा, पहला ब्लॉक कौन से डेट का है, 1 अप्रैल 2009, ऐसे याद रखो। 1 अप्रैल 2009 में 3 बिजनेस आते हैं बेटा। पहला क्या है, कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा क्या है बेटा, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और तीसरा क्या है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। समझ में आ रही? घर में जो तुम्हारा पाइपलाइन वाला गैस है, क्लियर? कितना मिलेगा 100%। अब ऐसे ही याद रखो, 1 अप्रैल 2009 ओनली 3 बिजनेस। कौन से 3 बिजनेस भाई? कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है, उसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, और तीसरा क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। कितना 100%। बिजनेस कब कमेंस होगा, 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद। याद हो गए? ठीक है, हाँ बेटा डेट याद रखना पड़ेगा ना, एग्जाम में आपको डेट के साथ क्वेश्चन आएंगे ना। इस डेट से पहले ये डिडक्शन नहीं मिलेगा, इस डेट के बाद। समझ में आया? चलो अब देखो 2010 के अगेन तेरे पास 4 ब्लॉक है ना। कौन कौन से 4 बिजनेस? होटल 2 स्टार कैपेसिटी वाली होनी चाहिए, 2 स्टार या उससे अबव। बेटा होटल में जब भी हम कोई
2 स्टार या उससे अबव आ गया ना, 2 स्टार या उससे अबव। जब भी अपन कोई होटल की बुकिंग करते हैं बेटा स्टार देखते हैं ना, रेटिंग्स देखते हैं ना। सेकंड देखो क्या लिखा हुआ है, हॉस्पिटल मिनिमम बेड कैपेसिटी 100, ऐसे याद रखो, होटल 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल मिनिमम बेड कैपेसिटी 100 या अबव। ठीक है, आगे डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द स्लम डेवलपमेंट स्कीम। स्लम तो ऐसे याद रखो, स्लम डेवलपमेंट स्कीम फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड चौथा क्या है बेटा, डेवलपिंग एंड बिल्डिंग ए हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर द अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा। स्लम का मतलब क्या है, जो एरिया बहुत ही बैकवर्ड है वहां पे हम हाउसिंग स्कीम लेके आ रहे हैं। ठीक है, और एक क्या होता है ये अफोर्डेबल हाउस, मतलब जो सब खरीद सके, जैसे महाडा का हाउस, गवर्नमेंट का महाडा का हाउस अफोर्डेबल होती है, सबके लिए इजी होता है, लेकिन उसमें लॉटरी सिस्टम होता है। वो समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो लॉ मेकर ने बोला 4 बातें। कौन सी 4 बातें बोली मैंने? होटल 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल 100 बेड, मिनिमम 100 बेड या उससे अबव, नेक्स्ट स्लम डेवलपमेंट हाउसिंग स्कीम और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। कितना मिलेगा? 100%, 1 अप्रैल 2010। क्लियर है? अब आ जाओ 2011 के बेटा 2 हैं। 2011 के क्या हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? फर्टिलाइजर, प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, और दूसरा सेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डेपो। समझते हो ये ICD? अच्छा मुझे बताओ, बहुत सारी मूवीज में आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बातें देखी होंगी, ठीक है, और आप अगर हाईवे पे चलते हो तो आपने देखा होगा हाईवे के ऊपर बड़ी बड़ी ट्रक के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर जा रहे होते हैं। वो कंटेनर बेटा आउटसाइड इंडिया से इंपोर्ट होके आए हैं। आउटसाइड इंडिया से जितनी भी आर्टिकल आती है वो किस में आती है? कंटेनर में। शिप के ऊपर एक कंटेनर आ गए। एक बात मुझे बताओ, दिल्ली में सी की फैसिलिटी है क्या? नहीं, सी का तो हमारा कुछ ही स्टेट्स में फैसिलिटी है। मुझे बताओ, दिल्ली में एक इंपोर्टर है जिसने यूके से कोई आर्टिकल इंपोर्ट की है, दिल्ली में कोई सी जाएगा? नहीं, उसकी आर्टिकल कहाँ आएगी? मुंबई पोर्ट। और फिर यहां से कहां जाएगी? बाय लैंड रूट दिल्ली जाएगी, लैंड रूट या फिर ट्रेन के थ्रू जाएगी, दोनों लैंड रूट ही है, ट्रक या लॉरी के थ्रू जाएगी कहां? दिल्ली। एक बात मुझे बताओ, मान लेते हैं आर्टिकल अमन ने मंगाया, भाई तो अमन क्या बोलेगा? सर आर्टिकल मेरे घर पे तो कंटेनर आना नहीं है, कंटेनर कहीं ना कहीं तो एक प्लेस पे आएगी, मैं जाऊंगा वहां पे अपना बिल ऑफ एंट्री फाइल करूंगा। बिल ऑफ एंट्री का मतलब मैं बता रहा हूं ये आर्टिकल मेरी है, उस बिल ऑफ एंट्री के बेसिस पे आर्टिकल की वैल्यूएशन होगी, असेसमेंट होगा, मैं टैक्स पे करूंगा और अपनी कंटेनर वहां से लेके आऊंगा। समझा? जिस प्लेस पे अमन जा रहा है ना, उसी प्लेस को बोलते हैं इनलैंड कंटेनर डेपो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बेटा डेपोज बनाए गए हैं। समझा? क्लियर है? जैसे दिल्ली की बात करूं तो ओखला, महरौली, ये 2 जगह है जहां पे डेपोज बनाए गए हैं। किस चीज के लिए? आर्टिकल अगर इंपोर्ट होती है कहां से बेटा? आउटसाइड इंडिया से। याद रहेगा? तो देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, अगर आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं बेटा? इनलैंड कंटेनर डेपो, कितना मिलेगा? 100%। तो देखो 2011 वाले में सिर्फ 2 हैं। कौन कौन सा? फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन और इनलैंड कंटेनर डेपो। ठीक है, या उसको हम कंटेनर फ्रेट स्टेशन भी बोलते हैं। कितना मिलेगा? 100%। चलो यहां तक पहले रिकैप करो। 2009 में कितने? 3। कौन कौन से 3 थे? एक कोल्ड चेन फैसिलिटी, एक वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और एक क्रॉस कंट्री पाइपलाइन। यही था। कितना? 100%। ठीक है, 2010 में 4 थे। पहले होटल 2 स्टार एंड अबव, हॉस्पिटल 100 बेड, उसका तीसरा क्या था? स्लम डेवलपमेंट और अफोर्डेबल हाउस। कितना? 100%। अच्छा 2011 में कितने बेटा? 2। 2011 में 2 कौन कौन से? फर्टिलाइजर और इनलैंड कंटेनर डेपो। 100%। याद हो गया? 3 ब्लॉक हमने कर लिए। अब आ जाओ चौथा ब्लॉक 2012 का है बेटा। एक अच्छी बात पता है इसमें क्या है? डेट सबके 1 अप्रैल ही है, तो आपके लिए इजी रखना, याद के लिए हो गया। देखिए 2012 में कितने बेटा? सिर्फ ओनली 2 हैं, बी कीपिंग और हनी का प्रोडक्शन। बी कीपिंग और हनी का प्रोडक्शन 100%। अच्छा दूसरा क्या है बेटा? यहां पे जो वेयर हाउस है ओनली किसके लिए है? शुगर के लिए। बेटा शुगर का अलग से वेयर हाउस होता है। आप कभी नासिक वगैरह में जाओगे ना, नासिक में बेटा ओनियन का वेयर हाउस है। ठीक है, उनका वेयर हाउस ही अलग तरीके से बनाया जाता है, ताकि ओनियन अगर ज़्यादा टाइम रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी ना। आपने देखा होगा मराठी लोग ओनियन को सुखा के घर में टांग देते हैं। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि बेटा मराठी फैमिली फिश का ज़्यादा कंजम्पशन करती है, उसके लिए ओनियन ज़्यादा चाहिए। और आपने देखा होगा बारिश के टाइम में ओनियन का रेट बढ़ जाता है।
बारिश के टाइम में ओनियन का रेट, इसको बोलते हैं बेटा होर्डिंग करना ओनियंस की। और सबसे ज़्यादा जमाखोरी ओनियन की महाराष्ट्र में ही होती है। क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम में ओनियन का रेट ये लोग 100% बढ़ाएंगे और ज़्यादा दाम पे सेल करेंगे। अभी नासिक से आपने देखा होगा कभी कभी आपके गली मोहल्ले में ओनियन का रेड कलर का एक पैकेट मिलता है, ठीक है, 100 रुपये में एक पैकेट पूरी आ जाती है, देखा है, 100 या 150 रुपये में पैकेट आ जाती है। वो ओनियन कौन से होते हैं? 3rd क्लास वाले, जो एकदम प्रोडक्शन में जो एकदम डिस्ट्रॉय होने वाले रहे, उनको वो लोग सुखाते हैं, पैकेट बनाए और 100-100 रुपये में 5-5 kg बेच रहे होते हैं। और जो अच्छा वाला ओनियन होता है वो कहाँ चला जाता है? वेयर हाउस में। तो एक भी ओनियन बेटा ये लोग वेस्ट नहीं होने देते। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ है? नासिक। यही हब है बेटा किस चीज़ का? ओनियन और पोटैटो। क्लियर है? जितने भी इंडिया के डीलर हैं वो सब कहाँ से लाते हैं? नासिक। और डिस्ट्रीब्यूटर नासिक से लाए और फिर रिटेलर को कहाँ बेचा? लोकल मार्केट में। समझा? चलिए अब आते हैं बेटा 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 में भी 2 हैं। क्या लिखा हुआ है? सेटिंग एंड ऑपरेटिंग अ सप्लाई ऑफ पाइपलाइन फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर 100% एंड सेटिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ सेमीकंडक्टर वाटर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितना? 100%। और 2017 में क्या आया बेटा? एक ही है, डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी कितना? 100%। ठीक है, एक बात मुझे बता बेटा, तेरी 100% का डिडक्शन अलाउड है, इसका मतलब इनकम ही मेरा क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। मैं 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, 100 करोड़ का मुझे डिडक्शन मिल गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अब प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या बचा? नील। अब अगर मान ले फ्यूचर में कल के दिनों प्लांट एंड मशीनरी को तो बेचेगा तो सारा का सारा क्या कहलाएगा? गेन ना। मान लो 100 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी, डिडक्शन कितने का? 100 करोड़ का। तूने 100 करोड़ के डिडक्शन ले लिया, 80 करोड़ में प्लांट एंड मशीनरी को बेच दिया, कहां की इनकम? बिजनेस इनकम। लेकिन 120 करोड़ में बेचा तो 20 करोड़ कैपिटल गेन की और 100 करोड़ बिजनेस की। खत्म? समझ में आ रहा? देखो अब लॉ मेकर क्या बोल रहा है। डेप्रिसिएशन नॉट अलाउडेड। क्यों दूं भाई मैं तुझे डेप्रिसिएशन? अब जान लेगा क्या? 100% का डिडक्शन ले चुका है, ऊपर से क्या मांग रहा है? डेप्रिसिएशन। आपको नहीं लग रहा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इंसॉल्वेंट होना पड़ेगा तेरे चक्कर में? 100% का क्या दे रहा हूं? डिडक्शन, और ऊपर से तुम क्या मान रहे हो? सर डेप्रिसिएशन दे दो। काहे का डेप्रिसिएशन भाई? तेरी एसेट का कॉस्ट ही मैंने क्या कर दिया? नील। आ रही है बातें समझ में? नेक्स्ट, if asset on which deduction under 35 AD is allowed sold, then entire sale price shall be the business income. लेकिन कब? वहां पे अपने समझने के लिए लिख दो up to original cost, यानी up to deduction amount, business income। और डिडक्शन अमाउंट से ज्यादा पे सेल करेगा तो कैपिटल गेन। समझा भाई? 100 करोड़ का डिडक्शन लिया, 100 करोड़ में बेचा तो बिजनेस इनकम। 100 करोड़ का डिडक्शन लेने में तू 150 करोड़ में बेच रहा है तो 100 करोड़ बिजनेस इनकम, 50 करोड़ कैपिटल गेन। आ रही है बातें समझ में? याद करो बेटा, जब मैंने पहली बार टैक्स का लेक्चर आपको पढ़ाना शुरू किया था, पहले लेक्चर में 2 एक्सपेंस की बात की थी, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में क्या डिफरेंस बताया था? फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई कार खरीदा, कार को ओला में डाला और उससे हर एक दिन रेंट ला रहा हूं, रेवेन्यू इनकम। ओला वाले कार को ही बेच दी, 5 लाख की कार 6 लाख में बिकी, कैपिटल गेन। समझा? शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, डिविडेंड ले रहा हूं, रेवेन्यू इनकम। शेयर्स को ही बेच दिया, कैपिटल गेन। बात तो समझ में आ गई? रेवेन्यू। यहां पे तू क्या कर रहा है? 100% प्लांट एंड मशीनरी पे खर्चा किया, गवर्नमेंट ने तुझे 100% डिडक्शन दे दिया, अब तू जो भी कमाएगा क्या? बिजनेस। क्योंकि डिडक्शन कितना मिला है? 100। लेकिन तू 100 से ज्यादा ले रहा है तो जितना ज्यादा ले रहा है वो कैपिटल गेन। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। इफ डिडक्शन अंडर 35 AD इज क्लेम्ड देन द डिडक्शन अंडर 80 IA to 80 RRB एंड 10 AA shall not be allowed। क्यों बेटा? एक बात बता, 100% डिडक्शन तूने ले लिया ना, अब दूसरा डिडक्शन तू मांग ही क्यों रहा है? किस में से माइनस करूं ये बता? मुझे तो तुझे देना पड़ जाएगा फिर तो। तेरी प्रॉफिट मैंने पूरी एग्जम्प्ट कर दी, अब इसके बाद तो डिडक्शन काहे का मांग रहा है? चाहे 10 AA बेटा स्पेशल इकोनॉमिक जोन का डिडक्शन है, क्यों दूं मैं तुझे? 100% दिया ना, अब एक्स्ट्रा क्यों? डबल डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं। नेक्स्ट, एसेट ऑन विच डिडक्शन क्लेम अंडर 35 AD शुड बी एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस फॉर अ मैक्सिमम ईयर ऑफ 8 years। ध्यान से, जिस एसेट के ऊपर मैंने तुझे 100% का डिडक्शन दिया है उसको 8 सालों तक कहां यूज करना है? उसी बिजनेस में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
If it is used for non-specified business within 8 years, then following shall be the taxable under the head PGBP. समझा? 8 सालों तक इसमें यूज करना उसी बिजनेस में। अगर तूने बेटा इसको अदर बिजनेस में इस्तेमाल कर दिया तो देखो टैक्स कैसे लगेगा। फॉर्मूला ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर अंडर 35 AD, जितना तूने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया है। नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से। जितना तूने डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर लिया है उसमें से माइनस कर दे। अगर तूने ये डिडक्शन क्लेम नहीं किया होता तो क्या मिलता तुझे? डेप्रिसिएशन मिलता ना। तो डिडक्शन क्लेम में से क्या माइनस कर दो? डेप्रिसिएशन। जो बैलेंस तेरा क्या बच जाएगा? इनकम। उसके ऊपर क्या देगा तू? टैक्स। वो बातें समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूं भाई? 8 साल तक कहां यूज करने थे तुझे? स्पेसिफाइड बिजनेस में। तूने 8 साल से पहले किस में यूज कर दिया? नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में। मतलब तू 35 AD के कैटेगरी से बाहर। अब क्या तू 100% के लिए एलिजिबल है? नहीं। अब क्या मिलेगा तुझे? नॉर्मल डेप्रिसिएशन जो मैक्सिमम कितना मिलता है? 40%। चल 60% के ऊपर टैक्स भर। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बातें क्लियर हो रही भाई? मैक्सिमम डेप्रिसिएशन मेरा कितना है? 40% ही है ना। याद है डेप्रिसिएशन का पहला लेक्चर? 40% ही है मैक्सिमम। तुझे मैंने कितने दिया? 100% दिया। अब कुछ बातें याद आ रही? सेक्शन 32 क्लॉज 2IA एडिशनल डेप्रिसिएशन 4 प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर नहीं मिलता। सेकेंड हैंड, चाहे इंडिया वाली हो या आउटसाइड इंडिया वाली हो, शिप एंड एयरक्राफ्ट, न्यू हो या पुरानी हो, ऑफिस में यूज की गई और रेजिडेंशियल हाउस में यूज की गई। और लास्ट क्या लिखा था? ऐसी मशीनरी जिसके ऊपर तुझे 100% का डिडक्शन दिया उसके ऊपर एडिशनल नहीं मिलेगा। याद आ रही? चलिए क्लियर हो गया बेटा। तो देखो 35 AD में एक तो हो गया परसेंटेज अपन को याद रखना है, और उसके बाद याद क्या रखना है? वो 4 नोट। क्या क्या नोट्स हैं? 100% डिडक्शन क्लेम करने के बाद तुझे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ना तो नॉर्मल ना तो एडिशनल। क्लियर? दूसरा, उस एसेट को कितने साल तक यूज करेगा स्पेसिफाइड बिजनेस में? 8 सालों तक। अगर 8 साल से पहले तूने उसको कहां यूज कर दिया? नॉन स्पेसिफाइड में। तो तू कितने के डेप्रिसिएशन के लिए एलिजिबल है? ओनली 40 ना। चल 60% ज्यादा लिया ना तूने, चल उसके ऊपर क्या दे दे? टैक्स भर दे। कैसे निकालूंगा? तो भाई कितना डिडक्शन मैंने क्लेम किया और मेरा 40% जो डेप्रिसिएशन बनता है, जो बचेगा वो मेरा इनकम टैक्स दो उसके ऊपर। याद हो गई? बस इतना याद रखना है बेटा 35 AD। अब कभी भी पूरे टैक्स जब तक खत्म होगा, जब भी 35 AD ये सारी कहानी याद आनी चाहिए। जब भी 35 AD बोलूं ये सारी कहानी याद आनी चाहिए। क्लियर है? खत्म? नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सेक्शन 35E। क्या लिखा हुआ है? टैक्सेशन ऑफ माइनिंग ऑफ कोल, लाइमस्टोन, आयरन, जिंक एक्सेट्रा etc। लाइमस्टोन समझते हो? लाइमस्टोन क्या होता है? चूना पत्थर। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसको? चूना पत्थर। पता है इससे क्या बनती है? क्या? नालायक। वेरी गुड। चूना पत्थर बोला तो चौक। एक मूवी देखिए बेटा, सलमान खान की पहली सी, सलमान खान की पहली वाली जो मूवी आई थी, क्या नाम था उसका? जिसमें कबूतर जाजा वाले गाने थे। मैंने प्यार किया था ना। उस मूवी में अब बता बेटा, उस मूवी में अगर आपको याद होगा तो सलमान खान उस लड़की के चक्कर में कहाँ चला जाता है काम करने के लिए? माइन में। और आपने देखा होगा रॉक्स को ब्लास्ट किया जाता है, RDX यूज किया जाता है रॉक्स ब्लास्ट करने के लिए। बेटा रॉक्स को ब्लास्ट करने से ही लाइमस्टोन मिलता है। चूना पत्थर की बात किया, वही तो चूना पत्थर, नालायक। लाइमस्टोन को हिंदी में बोलते हैं चूना पत्थर, नालायक। समझा? तो बेटा जो सलमान खान वहां पे काम कर रहे थे ना, वो क्या था? रॉक्स को ब्लास्ट करके ही क्या निकलता है? लाइमस्टोन। अब मुझे बताओ रॉक्स को ब्लास्ट करने के लिए क्या लगेगा? RDX लगेगा। अब लॉ मेकर क्या बोलता है? RDX के ऊपर जो टैक्स पे करके आएगा ना तू, उसका भी डिडक्शन देंगे। RDX खरीदेंगे तो टैक्स लगेगा ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? इसको बोलते हैं बेटा लाइमस्टोन। तो अगर मान ले तूने लाइमस्टोन को निकालने के लिए, अब देख तो तांबा वगैरह ये सब कहां से आती है? अर्थ के अंदर से ही आती है ना। कोल कहां से आती है? अर्थ के अंदर से ही आती है। ये सब हम क्या कर रहे हैं बेटा? एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना ये सब एक्सट्रैक्शन गवर्नमेंट पैसे नहीं खर्च करती। फॉर एग्जाम्पल मान लो अमन क्या बोल रहा है? सर विरार के झाड़ियों में पेट्रोल है।
अमन ने बोला विरार के झाड़ियों में क्या है, पेट्रोल है। गवर्नमेंट बोलेगी बेटा अपन को नहीं पता, ठीक है। अब इसने अपने पैसे लगा के क्या कर दिए, पेट्रोल की छानबीन शुरू कर दी, पता चला यस वहां पे पेट्रोल है। अब गवर्नमेंट आ गई, बेटा ये हमारा। गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये हमारा। बोला सर पहले आया था आपके पास, आपने बोला था हम तो नहीं जानते, अभी क्यों? बेटा अभी तूने खोज कर ली ना, अब ये हमारा। समझ में आ रहा? जैसे अगर मान लो रास्ते पे आज परिणीत घर जा रहा था, रास्ते में इसको एक सूटकेस मिला, डरते डरते सूटकेस को खोला, पूरा सूटकेस बेटा 2000 के नोट से भरा पड़ा। समझा नहीं समझा? पूरा सूटकेस 2000 के नोट से भरा पड़ा। अभी अपना उठाया सूटकेस, घर आ गया, ठीक है, बस वहां से पैसे निकाले, R15 तुरंत के तुरंत खरीद के लाया। एक बात बताओ, क्या इसने कहीं से पैसा चोरी किया? बट ये चोर है, बट ये चोर है। क्यों चोर है भाई? पैसा जब तुझे सड़क पे मिला वो तेरा नहीं है, गवर्नमेंट का है, वो गवर्नमेंट का पैसा है, जाके उनको शिद्दत से दे दो। करेक्ट है, करेक्ट है। लेकिन अगर तुमने उस पैसे को खर्च कर दिया, गलत बात, बहुत गलत बात। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वो सारा पैसा किसको दे दो? गवर्नमेंट के दे दो। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, हम ढूंढेंगे। पैसे में क्या लगा, चिप लगा हुआ है, तो ढूंढेगा किसका पैसा है। अब मैंने चेहरा चिपका रखा है गांधी जी की जगह पे हम, ताकि पता चल जाए मेरा ही पैसा है। नकली है। वो बातें समझ में आ रही? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तूने इन सब के कांड पे कुछ खर्चे किए, क्या जिंक ढूंढा तूने, आयरन ओर ढूंढा, क्या ढूंढा तूने, लाइमस्टोन, इन सब पे जो भी खर्चा करेगा वो तेरा क्या माना जाएगा, बिजनेस एक्सपेंस। उसका मैं क्या दूंगा तुझे, डिडक्शन। बस इतना याद रखना है, याद रहेगा पक्का? चलिए हमारा इसी के साथ बेटा सेक्शन नंबर 35 फिनिश, सेक्शन नंबर 35 फिनिश, ठीक है। चलिए अब आते हैं सेक्शन नंबर 36 के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, 36। अब पता है 36 क्या बोल रहा है, जो भी एक्सपेंस तुझे 30 से 35 में नहीं मिले वो सब कहां ले लियो, 36 में, और वो भी कितना, 100%। वो भी कितना, 100%। 36 क्या बोल रहा है, जो एक्सपेंस का डिडक्शन कहां से कहां तक नहीं मिला तुझे, 30 से 35 में। अब मुझे बताओ 30 में स्पेशल था, 31 भी स्पेशल था, 32 भी स्पेशल था। 30 में क्या पढ़ा था, बिल्डिंग का रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस। 31 में क्या पढ़ा था, प्लांट एंड मशीनरी का रेंट रेट टैक्सेस इंश्योरेंस। 32 में क्या पढ़ा हमने, डेप्रिसिएशन। 33 में क्या पढ़ा हमने, लाइसेंस वाला पढ़ा था ना, उसका प्री एक्सपेंस पढ़ा, करेक्ट है। 34 हमने नहीं पढ़ा। 35 में क्या पढ़ा, साइंटिफिक रिसर्च। बोला ये सारे तो स्पेसिफिक पर्पस के लिए थे ना, जो भी एक्सपेंस तुझे इन सब जगह पे नहीं मिला कहां ले लियो, 36 क्या होगा बेटा, खुला दरबार, जनरल डिडक्शन, कुछ भी क्लेम कर लो। तो देखो 36 में कौन कौन से डिडक्शन मिलते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ स्टॉक होता है ना बेटा, स्टॉक का हम इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, बताओ खर्चे हुए मेरे लिए नहीं। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ कैटल, कैटल समझते हो ना, किसको, क्या होता है कैटल, हाँ मवेशी, समझ में आ रहा, इसका भी बेटा डिडक्शन मिलता है, करेक्ट है, 100%। नेक्स्ट इंश्योरेंस ऑन हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय, याद आ रहा कुछ, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, इसका भी क्या मिलेगा बेटा, डिडक्शन। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अगर लोन लिया है तूने बेटा तो उसके ऊपर क्या पे करेगा तू, इंटरेस्ट ना, उसका भी डिडक्शन। नेक्स्ट बोनस और कमीशन टू द एम्प्लॉई, कुछ बातें याद आ रही, कुछ बातें याद आ रही। सेक्शन 43B सदियों पहले पढ़ा था हमने, सदी मतलब फ्राइडे वाला लेक्चर, याद आ रहा कुछ। सर कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसका डिडक्शन तभी मिलेगा जब तू ड्यू डेट तक पे कर देगा, बोर्ड पे समझाया था। 30 सितंबर तक पे कर दिया तो इस साल नहीं पे किया तो अगले साल, याद आ रहा, करेक्ट, वही वाली बात कर रहा है। डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। नेक्स्ट पीएफ में पैसा जाता है, वो बिजनेस एक्सपेंस है। देन पेंशन स्कीम में पैसा डाला, लेकिन ओनली कितना बेटा, 10%, किसका, बेसिक वेज प्लस डियरनेस अलाउंसेस का। देन ग्रेचुटी मिलता है एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद, उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। नेक्स्ट अलाउंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डेड और परमानेंटली यूजलेस एनिमल, यूजलेस एनिमल जैसे मान लीजिए कुछ एनिमल्स ऐसे जैसे हॉर्स रेस का डिडक्शन मिलता है। अब घोड़ा दौड़ते दौड़ते चारों लेग फ्रैक्चर, तो यूजलेस हो गया ना भाई, तो उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा।
नेक्स्ट, बैड डेट्स। बैड डेट्स समझते हो क्या? रिकवरी नहीं कर सकते। रिकवर नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं बैड डेट्स, डिडक्शन मिलेगा। ध्यान से, आपके अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स दे रखा है, प्रोविजन किसी भी चीज का दे रखा हो, किसी भी चीज का प्रोविजन, वो तेरा इनकम है। क्या है वो? उसको माइनस नहीं करना है। समझा? एक बात बता, प्रोविजन का मतलब क्या है? मान के चल रहे हैं भाई, होगा तब ना बैड डेट्स, जब हुआ ही नहीं तो वो इनकम है ना, जब हुआ ही नहीं तो वो इनकम है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? नेक्स्ट, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, याद आ रहा कुछ? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स कहीं पढ़ा था? कैपिटल गेन चैप्टर 112A, इक्विटी शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेल किया स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, एसटीटी पे करके आया तो 1 लाख तक का गेन एग्जाम और बाकी के ऊपर 10%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 15%, और एसटीटी नहीं पे करके आया तो 20% से, शॉर्ट टर्म हुआ तो स्लैब रेट से। याद आ रही कुछ बातें? हाँ सर, आप बोलते हो तो याद आ जाती है। नेक्स्ट है बेटा कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। पहले ये बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमोडिटी? सामान। कौन सी सामान? विच टाइप ऑफ कमोडिटी? ध्यान से बेटा, इंडिया में कमोडिटी के बॉन्ड्स हैं, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, पेट्रोल डीजल, इसके बॉन्ड्स आते हैं, व्हीट, गोल्ड, ये सब क्या है बेटा? कमोडिटी के डेफिनेशन, जिस कमोडिटी को नोटिफाई कर रखा है। कभी ये देखा है कि गवर्नमेंट ने बोला हो कि बेटा इस बार हमने आलू के बॉन्ड निकाले हैं, क्या करूं मैं निकाल के? पेरिशेबल गुड्स है। आ रही है बातें समझ में? ऐसी गुड्स के बॉन्ड निकलते हैं जिसको प्रिजर्व किया जा सकता है फॉर लाइफ टाइम। प्रिजर्व रह सकता है बेटा, सालों साल तक प्रिजर्व रह सकती है। वीट खराब नहीं होता जब तक उसमें वो काला काला सा कीड़ा ना लगे, तब तक वो खराब नहीं होता। कम समझ में आ गया बेटा? ये सारे तुम्हारे क्या है? बिजनेस एक्सपेंस है। क्लियर हो गया? हमने क्या पढ़ लिया? 36। अच्छा, 36 का डिडक्शन कितना मिलता है? 100%, जितना भी खर्चा करेगा। अब ध्यान से, 37 इन्होंने बना दिया। अब पता क्या बोल रहा है? जो एक्सपेंस का डिडक्शन 30 से 36 में नहीं मिला, वो 37 में। आपको इरिटेशन हो रही है? पहले क्या बोला? 36 में क्या बोला? जो 30 से 35 में नहीं मिला वो कहां ले लियो? 36 में। अब नलायकों ने कौन से सेक्शन बना दिए? 37। क्या बोल रहे हैं? जो 30 से 36 में नहीं मिला, तो भाई 36 क्यों बनाया? मैं 36 क्यों बनाया? अब देखो इसकी कहानी। अब कुछ तो बेटा अलग दिखना चाहिए, कुछ तो अलग दिखना चाहिए, ठीक है? हमारी गवर्नमेंट बेटा हमारे साथ ऐसे खिलवाड़ करती है, कुछ तो अलग दिखना चाहिए। अब 37 में क्या लिखा कि मैं आपको डिडक्शन 37 में तभी दूंगा जब 4 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे। पहला कंडीशन, वो पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। तो 30 में कौन से गाने सुनाए थे? 30 में भी तो हमने 2 एरो पढ़ा था, पर्सनल और कमर्शियल। वो बात तो वहां भी क्लियर हो गई थी। और वो तो हमें सर बचपन से ही पता है कि आप हमारे पर्सनल एक्सपेंस का बेनिफिट नहीं दोगे, ठीक है? पहला। 37 क्या बोल रहा है? पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोल रहा है रेवेन्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेवेन्यू होना चाहिए। तो कौन से आपने मुझे अब बाकी के सेक्शन में कैपिटल एक्सपेंडिचर दे दिए थे? दिए थे कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं दिए ना? लैंड का मिला? नहीं मिला ना? बिल्डिंग का जो खर्चा हुआ था सॉरी मशीनरी पे जो खर्चा हुआ उसका आपने क्या बोला? डेप्रिसिएशन ले लो। किधर दिया तुमने कैपिटल? समझा? 2 बातें समझ में आ गई? क्या बोला? पर्सनल नेचर नहीं होना चाहिए और रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए। तीसरा क्या लिखा है? It should not be in the nature incurred for any purpose of offense prohibited by law। मतलब लॉ के अगेंस्ट, लॉ का तूने वॉल्यूशन किया, उसकी वजह से खर्चे हुए, ठीक है? फॉर एग्जांपल जीएसटी लेट पेमेंट कर रहे हो, जीएसटी लेट पेमेंट कर रहे हो, बताओ वॉल्यूशन किया लॉ का, उसके ऊपर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी? क्या वो बिजनेस एक्सपेंस माना जाएगा? नहीं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पक्का? अच्छा, जीएसटी लेट पेमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट भी लगता है 18%। तो क्या वो इंटरेस्ट बिजनेस एक्सपेंस है? लॉ का वायलेशन किया ना बेटा तूने। अच्छा, जीएसटी पे किया वो बिजनेस एक्सपेंस है। जो जीएसटी पे किया वो बिजनेस एक्सपेंस है। समझा? नेक्स्ट आ जा। इट शुड बी नॉट बी इन द नेचर ऑफ 30 to 36। समझ में आ रहा? देख रहे हो गवर्नमेंट
कितनी गुल खिलाती है वो क्या बोल रही है भाई, जो 30 से 36 का नहीं है, पर्सनल नेचर का नहीं है, रेवेन्यू होना चाहिए और प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, इतनी कहानी लिख के छोड़ दी गवर्नमेंट ने। हमने पूछा सर कुछ नहीं समझा अपन को, तो सब सर के ऊपर से गया। कुछ एग्जाम्पल दोगे क्या, कुछ एग्जाम्पल दोगे? तो देखो बेटा नेक्स्ट पेज में मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। पहला क्या लिखा हुआ है, रेम्यूनरेशन टू द एम्प्लॉय। बताओ 30 में था क्या, 36 में था? नहीं था ना। क्या लिखा हुआ था, बोनस और कमीशन तो लिखा हुआ था, रेम्यूनरेशन किधर गए? उसके लिए क्या बना दिए, 30। नेक्स्ट पेनल्टी और डैमेजेस। ध्यान से बेटा, इसको मैंने 2 एरो बना दिए हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की वजह से हो रहा है तो बिजनेस एक्सपेंस है। किसकी वजह से हो रहा है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बिजनेस एक्सपेंस है, लेकिन ब्रीच ऑफ लॉ है तो बिजनेस एक्सपेंस नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, एनी लीगल एक्सपेंस, लेकिन क्रिमिनल नेचर का नहीं होना चाहिए बेटा, ओनली किसका, सिविल। क्रिमिनल एक्सपेंस नॉट बी अलाउड एज अ डिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर ऑन रेजिंग ऑफ लोन। एक्सपेंडिचर ऑन रेजिंग ऑफ लोन, याद आ रहा? कुछ बातें याद आ रही? सर हमने एक बात पढ़ी थी, एसेट परचेज किया लोन पे, जब तक एसेट को पुट टू यूज नहीं करते हैं उस टाइम तक का इंटरेस्ट कैपिटल में, कॉस्ट में ऐड करेंगे, और जब यूज में ले आएंगे तो उसके बाद का इंटरेस्ट इज रेवेन्यू एक्सपेंस। तो मैं उसकी बात कर रहा हूं। तूने गुड्स परचेज किए लोन लेके, इस्तेमाल में ला रहे हो, क्या माना जाएगा वो, रेवेन्यू एक्सपेंस। उसका डिडक्शन आपको यहां पे मिलेगा। आ रही है बातें समझ में? नेक्स्ट, कुछ एक्सपेंसेस बेटा ऐसे हैं जिसका डिडक्शन तब मिलेगा जब सीबीडीटी अप्रूव कर देगा। सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, वो अप्रूव कर देगा। देखो कौन कौन से एक्सपेंस है, दिवाली एंड मुहूर्त एक्सपेंस। ठीक है, पेमेंट फॉर टेलीफोन, पेमेंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एनुअल लिस्टिंग फीस एंड प्रोफेशनल टैक्स बाय बिजनेस असेसी। इन सब का डिडक्शन आपको मिल जाएगा अगर सीबीडीटी अप्रूव कर दे तो। समझ में आया? पक्का? अच्छा, ये जस्ट मैंने बस क्या दिया था बेटा, एग्जांपल। ऐसे टाइप के एक्सपेंस कहां आते हैं, 37 में। अब देखो मुहूर्त है बेटा, एच है वो, मुहूर्त नहीं समझते? मुहूर्त बेटा बिजनेस, आजकल हम जब भी बिजनेस शुरू करते पंडित को बुलाते हैं ना, मुहूर्त निकालते हैं ना, शुभ दिन, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है भाई, सीबीडीटी अप्रूव करना चाहिए। अब मुझे बताओ, इनकम टैक्स को तेरे मुहूर्त से क्या पड़ा हुआ है? तुम्हारी भाई कम मर्जी ना, तुम मान रहे हो उस चीज में, वो थोड़ी मान रहे। नेक्स्ट आ जाओ, एक्सपेंडिचर फॉर नॉट अलाउड अंडर सेक्शन 37। पहला क्या लिखा हुआ है, फीस पेड टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। एक बात मुझे बताओ बेटा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी करने के लिए तुमने फीस पे किया है, ठीक है, याद आ रहा कुछ? प्री एक्सपेंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले का खर्चा दिया ना, उधर इधर क्यों आ रहा है? याद आ रही? प्री एक्सपेंस 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज हायर। हायर को एक्चुअल प्री एक्सपेंस जो लोअर आएगा 5 सालों में। याद आ रहा? प्री एक्सपेंस ऐसे देख रहे हो नालायक जैसे पहले कभी सुना ही नहीं है। नेक्स्ट, फीस पेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर एनहांसमेंट ऑफ कैपिटल। जब हम बेटा कैपिटल लगाते हैं ना, जब हम कैपिटल लगाते हैं ना, पैसा, मान लो मैंने अपने बिजनेस में कैपिटल लगाया, गवर्नमेंट क्या बोलते, बेटा कैपिटल लगाया ना, मुबारक हो। हमें मिठाई कौन खिलाएगा? कैपिटल बढ़ाए ना, चलो आ जाओ मेरे पास, क्या लेके आ जाओ, उस कैपिटल को मैं रजिस्टर करूंगा, उसका क्या लेके आना, सगुन। समझा? और मिठाई का डब्बा कौन सा, ओनली छेना होना चाहिए उसमें, गांधी जी के नोट, और उसके अलावा कुछ नहीं। और बेटा लाखों रुपये जाती है रजिस्ट्रेशन फीस, लाखों रुपीस। याद है जो बच्चे मुझसे सेबी पढ़ रहे थे, आपको पता पब्लिक इशू आती है, पब्लिक इशू का फीस जाता है बेटा 1,25,00,000। गवर्नमेंट बेटा कोई भी काम फोकट में नहीं करती, ठीक है, और उनको बहुत दर्द होता है काम करने में, पेन चलाने में बहुत दर्द है उनको, हर एक काम का पैसा लेते हैं, हर एक काम का। और आप उनसे पूछोगे ना कि ऐसा क्यों, जैसे आपने बोल रखा है ना, जैसे हमारी गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हमने जगह जगह पे शौचालय बना दिए हैं, उसका भी तुम 2 रुपया लेते हो। शौचालय अगर आप रोड साइड किसी भी टॉयलेट वगैरह को इस्तेमाल करोगे, वहां पे बेटा क्या देना पड़ता है, 2 रुपीज़। रेलवे स्टेशन पे होती है, वहां पे क्या देने पड़ते हैं, 2 रुपीज़।
सब में इनकम है, हर एक जगह पे। गवर्नमेंट ने कुछ खर्चे किए हैं तो बेटा धंधा, वो धंधा है उनका। गवर्नमेंट ने कुछ भी खर्चे किए हैं, कोई पब्लिक बेनिफिट में कुछ भी नहीं है बेटा। हमारे ही पैसे से क्या बनाया तुमने, वो शौचालय, और फिर लूटोगे भी किससे, हम ही से। अब गवर्नमेंट से अगर पूछ लो ना कि सर आप ये पैसा क्यों ले रहे हो, तो बोल रहा है कि उसके क्लीनिंग करने के लिए हम पैसा लेते हैं, जो वहां पे बंदा बैठा रहेगा, ठीक है, फिर उसका मेंटेनेंस होगा उसके लिए। तो फिर टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है, नया शौचालय बनाने में। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? हाँ, नेक्स्ट है बेटा आपका बैंक गारंटी कमीशन फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस, पेमेंट ऑफ ऑब्टेनिंग टेनेंसी राइट। ये सारे कुछ एक्सपेंसेस है जिसका आपको डिडक्शन 37 में नहीं मिलेगा। आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो मिलेगा वो याद रखने का ना। समझ में आ रहा? बकवासबाजी मैं क्यों करूं? ठीक, चलो नेक्स्ट आ जाओ। एडवर्टीजमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी, एडवर्टीजमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टी। इन नलायकों को तो 1 रुपए का डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करता है ना, बोला तेरा बिजनेस लॉस। और मैं तो सीधा बोलता हूं, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन के ऊपर 200% टैक्स मारो, ठीक है, ऐसी रूल बना दो। जो भी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करेगा सब 300-400% का क्या देंगे, टैक्स। 100 करोड़ का पॉलिटिकल फंडिंग, ठीक है बेटा 100 करोड़ का टैक्स लेके आ जा। ऐसा लॉ कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनको पता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं होगा हम लड़ नहीं सकते इलेक्शन। उनको पता है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन अगर ना मिले तो हम लड़ नहीं सकते इलेक्शन। और बेटा फंडिंग बहुत होती है पॉलिटिकल पार्टीज को, बहुत ज़्यादा फंडिंग होता है, अभी तो इतने खर्चे करते हैं, अदरवाइज इतने खर्चे कहाँ से करेंगे। आपको पता है जब लॉकडाउन हुआ था ना, तो ऑनलाइन वो हुए थे बेटा कैंपेनियन। ऑनलाइन कैंपेनियन करने के लिए LCD खरीदे गए थे लाखों करोड़ों, और दिया गया था ऑनलाइन रैलीज आओ। क्या ऐसा ऑनलाइन खर्चे किए उन्होंने, स्कूल वालों को दिए कि भाई ये लो तुम्हारा नेट का पूरा सेटअप, तुम्हारा 2 लाख का पूरा प्रोजेक्टर, बच्चों को पढ़ाओ? दिए ना, कोई फैसिलिटी नहीं मिला। सीधा क्या बोला, ठीक है बच्चा हम आपको पास कर देंगे 12वीं। क्या कर देंगे हम आपको, 12वीं पास कर देंगे। आज उन बच्चों को पता चल रहा है, जब CPT में आते हैं ना, उनसे पूछ लो बेटा शेयर कैपिटल मंगाया, क्या होता है सर ये, क्या होता है सर ये शेयर कैपिटल? हमने तो पढ़ा ही नहीं, 12वीं में तो वैसे ही डफर बन के निकले हैं, पास आउट हुए हैं सीधा। ऐसे ही मैं बहुत सारे बच्चों को फाउंडेशन पढ़ाया ना, तो उनको डेमो के लिए बुलाया था, तो मैंने उनसे पूछा बेटा अकाउंट्स में तुमने ये सारी टॉपिक, मैं उनको जनरली जो बच्चे फाउंडेशन करने आते हैं मैं उनको सीधा बोलता हूँ बेटा क्लास लगाना मनी वेस्ट करने के बराबर है। क्यों? तूने 12वीं में वो सारी बातें पढ़ रखी है। बच्चा पता है क्या रिप्लाई करता है, सर 12वीं पढ़ी ही किधर 12वीं हमने पढ़ी ही किधर, जो 12वीं की हमने सारी पढ़ाई कर रखी है। और सर 12वीं पढ़ी भी हो तो क्या फ़ायदा, कौन सा हमने उसके ऊपर ध्यान दिया था? मैडम ने क्वेश्चन बता दिए थे, हम टेप के आ गए थे, पास तो हम वैसे ही हो गए, पूरा सिलेबस तो पता होता है। चलो आ जाओ बेटा, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन डिसअलाउड, कोई भी डिडक्शन नहीं देंगे। नेक्स्ट आ जाओ, अमाउंट नॉट डिडक्टेबल। ध्यान से बेटा, 4 एक्सपेंसेस। एक बात बताओ, इनकम टैक्स तुम पे कर रहे हो, वो तुम्हारा एक्सपेंस है। इनकम टैक्स तुमने गवर्नमेंट को पे किया, मान लो 15 लाख कमाए, 15 लाख का 30% गवर्नमेंट को देना होगा, यानी 5 लाख रुपए, नहीं हाँ 5 लाख के आसपास करीब देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। एक बात बताओ, क्या वो बिजनेस एक्सपेंस है? गवर्नमेंट क्या बोलेगा, नहीं बेटा ये तो तुम्हारा दायित्व है। क्या है? ड्यूटी है, यू विल हैव टू पे। तो इनकम टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, वेल्थ टैक्स इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। पहले बेटा वेल्थ के ऊपर टैक्स लगता था। अगर आपके पास 30 लाख से ज्यादा का वेल्थ है तो जितना ज्यादा है उसके ऊपर 1% टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को। वेल्थ के ऊपर क्या लगता था? टैक्स। आज के दिन वेल्थ के ऊपर टैक्स नहीं लगता, इसी वजह से लोगों की वेल्थ क्या होती जा रही है बेटा? बढ़ती जा रही है। पहले वेल्थ के ऊपर क्या देना पड़ता था अपन को? टैक्स 1% का, हमारे सिलेबस में पार्ट हुआ करता था। चलिए दूसरा, अगर आपने कॉर्पोरेट टैक्सेशन दिया है बेटा, क्या? इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। TDS TCS गया है, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। समझ में आ गया? तो ये कुछ बिजनेस, ये कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जिसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे हम सड़क पे चलते हैं, टोल टैक्स पे करते हैं, इट्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस। समझा? पक्का? चलिए, हमने कहां तक कंप्लीट कर लिया बेटा?
सेक्शन नंबर 40A। क्लियर है? आ जाइए बेटा नेक्स्ट सेक्शन नंबर 41 डीम्ड इनकम। इसको क्या मान लेती है डिपार्टमेंट? डीम्ड इनकम। क्या मान लेती है बेटा? डीम्ड इनकम। चलिए अब ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा। एक बात मुझे बताओ, अभी हमने 35 AD में क्या पढ़ा था? 100% का डिडक्शन मिला, उसके बाद एसेट को बेच रहा है तो क्या मान लेंगे उसको हम? इनकम। ठीक है, पहला पॉइंट देखो वही लिखा हुआ है, वेयर डिडक्शन हैज बीन मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और एक्सपेंडिचर ऑफ एनी ईयर एंड सब्सिक्वेंट द असेसी और सक्सेसर ऑफ द बिजनेस हैज ऑब्टेन एनी अमाउंट। मान लो तुम्हारा बैड डेट्स हुआ 200 करोड़ का, हमने दे दिया, बाद में तुम्हारा बैड डेट्स रिकवर हो गया, क्या लगा दूंगा उसके ऊपर? टैक्स। नेक्स्ट बैलेंसिंग चार्ज, याद आ रहा? कहीं तो हमने पढ़ा था बैलेंसिंग चार्ज SLM मेथड, कॉस्ट से WDB से ज्यादा अप टू ओरिजिनल कॉस्ट इज अ बैलेंसिंग चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट अभी पढ़ा था सेक्शन नंबर 35, डिडक्शन लेने के बाद साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट को बेचते हो तो सारा इनकम बिजनेस इनकम, और कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा तो कैपिटल गेन। नेक्स्ट रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, ध्यान से, रिकवरी ऑफ बैड डेट इनकम तभी माना जाएगा जब अलाउ हुआ था, मतलब मेरा पैसा डूबा और डिपार्टमेंट ने प्रॉफिट में से लेस किया तो वो इनकम, अदरवाइज वो इनकम नहीं है। करेक्ट है? नेक्स्ट अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व, अमाउंट विथड्रॉन फ्रॉम स्पेशल रिजर्व। ठीक है, ध्यान से, कभी भी तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई साइड में, कहां पे? बाई साइड में, क्रेडिट साइड में अगर क्या लिखा हो? स्पेशल रिजर्व से पैसा विथड्रॉ किया, उसको हमेशा क्या मानना? इनकम। क्या मानना उसको? हमेशा इनकम। नेक्स्ट एनी इनकम रिसीव आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस बंद हो गया उसके बाद कोई पैसा आ रहा है, क्या बोल दूंगा उसको मैं? इनकम। समझ में आ रहा? पक्का? चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। आपको याद करो टैक्स रेट का चैप्टर, टैक्स रेट में आपको एक रेट ऑफ टैक्स याद है? 60% का टैक्स लूंगा, 25% का सरचार्ज और 4% का, उसको हमने क्या बोला था? डीम्ड इनकम। और याद है उसके आगे कुछ सेक्शंस लिखे हुए थे, ये वही सेक्शंस पढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए अब देखो कौन कौन से डीम्ड इनकम मानी जाती है। पहला, मान लो वेयर एनी सम्स इज फाउंड इन द क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ असेसी। मान लो बेटा अभिषेक का कोई बिजनेस है, ठीक है, अभिषेक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाई की साइड में दिख रहा है 200 करोड़, ठीक है, और पूछा गया बेटा जरा 200 करोड़ कहां से आए बताइयो? इसके पास एक्सप्लेनेशन देने को कुछ भी नहीं है, क्या बोलेगा? इसको मैं क्या मान लूंगा? डीम्ड इनकम। समझा? कौन से सेक्शन में? 68B में। दूसरा 69, वेयर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर असेसी हैज मेड इन्वेस्टमेंट विच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तूने कोई इन्वेस्टमेंट किए लेकिन उसको कहां नहीं दिखाया, तो क्या मान लूंगा इसको मैं? इनकम। ठीक है, नेक्स्ट, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर assessee is found to be the owner of any money, bullion और ज्वेलरी और वैल्यूएबल आर्टिकल, तो क्या मान लूंगा इसको मैं? इनकम। वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर assessee has incurred any expenditure and he offers no explanation। मान लो अभिषेक फॉरेन ट्रिप पे गया था, 200 करोड़ खर्च करके आए हैं, पूछा गया भैया 200 करोड़ कहां से लाए? बोला सर पता नहीं, बस आ गए, हमने खर्च कर दिए। तो डिपार्टमेंट क्या बोलेगा? हमें भी पता नहीं, आ गए, हम भी टैक्स ले लेते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? नेक्स्ट, वेयर एनी अमाउंट इज बोरोड ऑन अ हुंडी। याद आ रहा कुछ? हुंडी मतलब? हुंडी मतलब मुंडी नहीं बोल रहा मैं, लायक हुंडी बोल रहा हूं मैं। लोकल लैंग्वेज वाला बिल, लोकल लैंग्वेज वाला बिल। कोई भी ऐसा बिल जो तूने किस में ड्राफ्ट किया है? लोकल लैंग्वेज में। मान लो श्री को इसके बाजू वाले ने, श्री को इसके बाजू वालों ने एक हुंडी ड्राफ्ट करके दिया 300 करोड़ की। श्री के बाजू वाले ने 300 करोड़ का हुंडी ड्राफ्ट करके दिया। एक बात मुझे बताओ बेटा, इस हुंडी की कोई लॉ तो है नहीं, किसी लॉ से तो गवर्न नहीं होता, मतलब ये पूरा का पूरा क्या होगा? ब्लैक मनी। आजा श्री बेटा, टैक्स कितना? 60% प्लस 25% प्लस 4%। उसके बाद जो भी आपका बचेगा मोस्ट वेलकम, एंजॉय द मनी। समझा? 78% तक कुछ जाता है ना? 80% समझ में नहीं। हाँ 78% तक जाता है। क्लियर है बेटा?
चलिए, यहां तक हमारे सारे एक्सपेंस और इनकम खत्म। ध्यान से बेटा, यहां तक हमारे सारे एक्सपेंस और इनकम खत्म। अब छोटी क्या पूछ रही है अमित सर, एक डाउट आ गया मुझे। तो डाउट पता है क्या आया सर, ये सारी चीज आपने बोल तो दिए, हमने सुन भी लिए, लेकिन एक बात बताओ सर, ये चीज रिकॉर्ड भी तो रखना पड़ेगा। आपने अभी तक तो हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना सिखाया नहीं, समझ में आ रहा? अब बेटा दो चीज सीखेंगे, हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हाउ टू डू ऑडिट। समझा? चलो पहले हम किसका सीखेंगे बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट 44AA। ठीक है, सुनने पे ध्यान देना। बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए एसएससी को दो कैटेगरी में बांट दिया। कितने कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। एक है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स बताऊंगा, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स में कौन कौन लोग आते हैं वो बाद में बताऊंगा। पहले सुनो, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स कब बनाना है। ठीक है, मैं आपको अपने प्रीवियस ईयर का एग्जांपल देके समझाता हूं। ठीक है, हमारा प्रीवियस ईयर जल्दी बताओ कौन सा है? लॉ मेकर क्या बोल रहा है बेटा? तेरे प्रीवियस ईयर के पीछे के 3 सालों में जा। कौन से 3 साल होंगे जब बताना जरा? 2021, 1920 और 1819। अब सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, इन तीनों साल में इंडिविजुअली, इन तीनों साल में बेटा क्या बोल रहा हूं मैं? इंडिविजुअली अगर तेरा ग्रॉस रिसीट, अगर तेरा ग्रॉस रिसीट ज्यादा हो जाता है 1,50,000 से, कितने से? तीनों साल में इंडिविजुअली 1,50,000 से ज्यादा होता है तो तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा स्पेसिफाइड नेचर का। कैसा? ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मुझे कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है? 21-22 में। मान लो 2021 में मेरा ग्रॉस रिसीट 1,40, यहां 1,60, यहां 1,70। क्या तीनों साल में इंडिविजुअली 1,50 से ज्यादा है? एक साल में कम है ना? बोला अभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा लेकिन जनरल नेचर का। कैसा? लेकिन अगर मान लो इधर 180, इधर भी 180 और इधर 200, तीनों साल 1,50 से ज्यादा है, अब कैसे नेचर का? स्पेशल नेचर का। समझ में आ गया? तीनों साल 1,50 से ज्यादा है तो स्पेशल नेचर का, और ज्यादा नहीं है तो जनरल नेचर का। अब आपके माइंड में 3 सवाल। सर पहले बताओ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन होता है, दूसरा ये बताओ जनरल नेचर का अकाउंट का मतलब क्या है, और स्पेशल नेचर के अकाउंट का मतलब क्या है। आ रही बात है समझ में? क्लियर हो गया? ये बात ओनली किसके लिए रट्टा मारनी है? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है, कब देखना है? अपने प्रीवियस ईयर के पीछे 3 सालों में। ठीक है, चलो समझते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए लिखा हुआ है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। पॉइंट नंबर 2 सीधा देखिए कौन कौन लिखा हुआ है? लीगल, मेडिकल, इंजीनियर, आर्किटेक्चरल, अकाउंटेंसी, इंटीरियर डेकोरेटर, फिल्म आर्टिस्ट, टेक्निकल कंसल्टेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। ये सारे क्या कहलाते हैं बेटा? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स। ठीक है, अब समझते हैं बेटा स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को। देखो नीचे लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 3, क्या लिखा हुआ है? कैश बुक, लेजर, जनरल, ठीक है, बिल, वाउचर, कार्बन कॉपीज, ये सब क्या है बेटा? स्पेसिफाइड नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसके अलावा जो भी होगा वो जनरल नेचर का। लेकिन मुझे बताओ, अगर तुम मेडिकल प्रैक्टिशनर हो तो तुम्हारे लिए स्पेसिफाइड नेचर के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गए? डेली केस रजिस्टर, है ना? दूसरा, कितने पेशेंट आए, ठीक है, कितना पैसा लिया, कितना मेडिसिन इशू किया, ये सब क्या हो गया तुम्हारे लिए? स्पेसिफाइड नेचर का बुक्स ऑफ अकाउंट। आ रही है बातें समझ में? जनरल नेचर में इसको छोड़ के सब पक्का? यहां तो कोई दिक्कत? तो ये वाला समझ में आ गया? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल को कब अकाउंट्स बनाना है और कब नहीं बनाना है, समझा? चलिए अब आते हैं बेटा नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, मतलब नॉर्मल बिजनेसमैन। नॉर्मल बिजनेसमैन, सुनना यहां पे 3 बातें हैं, 3 बातें अलग अलग हैं। ठीक है, हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन। नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कौन आएंगे यहां पे? बिजनेसमैन, करेक्ट है। इनके लिए 3 अलग अलग बातें हैं बेटा। 3 अलग अलग बातें क्या है? ध्यान से, अगर तुम बिजनेसमैन हो, ठीक है, तो तुम्हारा ग्रॉस टर्नओवर 25
लाख से ज़्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा तुम एनी अदर हो तो 1,20,000 से ज़्यादा। ठीक है। लेकिन अगर तुम इंडिविजुअल एंड HUF हो तो 2,50,000 से ज़्यादा। 3 लिमिट समझ में आ गई? ठीक है। एक लिमिट शायद आपको देखो मेरे नोट्स में नहीं लिखा होगा, 1,20,000 वाली है ना, उसको लिख लेना। ध्यान से देखो क्या बोल रहा हूं मैं। तो बिजनेसमैन है तो कितना? 25 लाख, एनी अदर है तो 1,20,000 और इंडिविजुअल HUF है तो 2,50,000। समझा? ध्यान से। अब क्या देखना है, आगे ना जा बेटा। 21, 22 हमारा प्रीवियस ईयर है, इसके पीछे के 3 साल कौन कौन से? 2021, 1920, 18-19। इन तीनों साल में से किसी भी एक साल अगर इस लिमिट को तूने टच कर दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। तीनों साल में से किसी भी एक साल इस लिमिट को टच कर दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है। नहीं टच किया तीनों साल में तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना ही नहीं है। समझा? दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा? वहां पे स्पेसिफाइड प्रोफेशन में बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना ही है। डिफरेंस क्या था? जनरल और स्पेशल। यहां क्या बोल रहा है? 3 में से किसी भी साल अगर तूने इसको टच कर दिया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएगा, अदरवाइज नहीं बनाएगा। आ रही है बातें समझ में? 2 बातें क्लियर? पक्का? कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? अब आ जाओ। लिख लिया आपने 120 वाला? चलो अब ध्यान से, थर्ड पॉइंट रह गया बेटा। अगर तू एसएससी है, कौन सा वाला? अगर तुम एसएससी है 44 AD वाला, कौन सा वाला बेटा? पढ़ाऊंगा अभी। 44 AD वाला, 44 ADA वाला और 44 E वाला, 44 AE वाला। कौन सा एसएससी है बेटा तू? 44 AD वाला, 44 ADA वाला और 44 AE। पता है इसको क्या बोलते हैं? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ठीक है। क्या होता है थोड़ी देर में समझाता हूं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन बेटा क्या होता है मैं थोड़ी देर में समझाता हूं आपको। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन क्या होता है थोड़ी देर में मैं आपको समझाता हूं। लॉ मेकर क्या बोल रहा है? अगर तू इस कैटेगरी का एसएससी है तो डिपार्टमेंट ने तेरी जितनी इनकम तुझे दिखाने को बोला है, अगर तू उतना इनकम दिखा देता है, मान लो श्री जो है वो इस कैटेगरी का एसएससी है, श्री को बोला श्री तू कमा या ना कमा, मैं मान के चल रहा हूं कि तेरी इनकम 10 लाख तो होगी साल की, तेरी इनकम 10 लाख होगी साल की। अगर श्री 10 लाख दिखा दे तो ठीक है श्री, अच्छा बच्चा है तू, तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है। समझा? गवर्नमेंट ने इस इनकम में बेटा लिमिट्स दे रखे हैं। अगर इस लिमिट तक तू इनकम दिखाता है तो तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बनाने की जरूरत नहीं है, और इससे कम दिखाएगा तो बनाना पड़ेगा। याद रहेगा? याद रहेगा क्या बोला मैंने? इस एसएससी के लोग हो तो जितना इसमें लिखा हुआ है उतना दिखा दो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाओगे, नहीं दिखाया तो बनाओगे। ये बात मैंने कहां लिखी है? नेक्स्ट पेज पे देखो बेटा, पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है, व्हेन एसएससी कैरिंग ऑन बिजनेस एडी एई और एएफ को काट के क्या कर दोगे? 44 एडीए। एएफ को काट के 44 एडीए बेटा, जहां पे ये 123 के नेक्स्ट वाला पेज, उसका सबसे पॉइंट नंबर 1 नोट 1, एफ को काट के एडी 123 के नेक्स्ट वाला पेज, उसका पॉइंट नंबर 1। ठीक है। एएफ को काट के एडी। बातें समझ में आ रही? पक्का? जितना आपको बोला गया उतना दिखा दोगे तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नहीं दिखाया तो बना दो। ठीक है। चलो अब लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल 3 साल में 1.5 लाख से ज्यादा तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्पेसिफाइड नेचर का, नहीं हुआ तो जनरल नेचर का। ठीक है। अच्छा, बिजनेसमैन 25 लाख, एनी अदर 1,20,000 और इंडिविजुअल एचयूएफ 2,50,000। 3 साल में से किसी भी एक साल तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, अदरवाइज नहीं बनाना है। ठीक है। अगर तुम 44 एडी वाले, 44 एडी ए वाले और 44 एई वाले एसएससी हो तो
जितना गवर्नमेंट ने इनकम बोला उतना तूने दिखा दिया, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना है, नहीं दिखाया तो बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलो, तो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना सीख लिया। अब आते हैं बेटा ऑडिट कब करें। ठीक है, ऑडिट में बहुत जोरदार अमेंडमेंट आया है। ठीक है, तो वहां पे जो लिखा हुआ है वहां पे देखो, आपको लिमिट सिर्फ 2 करोड़ लिखा हुआ है ना, है ना, 44 AB करके। पहले उस लिमिट को बेटा 1 करोड़ कर दो तुम लोग। उसी पेज पे बेटा कंपलसरी ऑडिट करके सेक्शन दिख रहा, पहला पॉइंट में लिखा हुआ है 2 करोड़, उसको 1 करोड़ कर दो। ठीक है, नॉर्मल बेटा ऑडिट करवाने का रूल कितना है? 1 करोड़। अगर तेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सुनना, फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आया, फाइनेंस एक्ट 2020 में अमेंडमेंट आया और इस 1 करोड़ को लिमिट के बढ़ा के कितना कर दिया बेटा? 5 करोड़। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। किसके लिए? बिजनेसमैन के लिए। बाकी सबके लिए आज भी कितना है? 1 करोड़। तो वहां पे लिख लो फॉर बिजनेसमैन कितना हो गया बेटा? ये 5 करोड़। अच्छा सुनो, तो अब लिमिट क्या हो गया? 1 करोड़ मेरा रहेगा, 1 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर तो ऑडिट करवाऊंगा, बिजनेसमैन हूं, 5 करोड़ से ज्यादा रहेगा तो ऑडिट करवाऊंगा। लेकिन अब पता है एक और पॉइंट डाल दिया उसमें कि अगर तेरा टर्नओवर या तो 5 करोड़ से ज्यादा हो गया तो ऑडिट करवाना पड़ेगा, या तो तूने इस पूरे साल में कैश में पैसा रिसीव किया है। किसमें? कैश में। कितना सर? 5% ऑफ टोटल ग्रॉस रिसीट। जितना भी तेरा ग्रॉस रिसीट हुआ उसका 5% तक अमाउंट तूने किस में रिसीव किया है? कैश में। कितना? 5% से ज्यादा कैश में रिसीव कर लिया तो ऑडिट करवाओगे, 5% तक किया है तो नहीं करवाने की जरूरत है। समझा मैंने क्या बोला? देखो अब 3 बातें हो गई। नॉर्मल बताओ, नॉर्मल कितना? 1 करोड़। बिजनेसमैन है तो 5 करोड़। लेकिन अगर तेरा टोटल ग्रॉस रिसीट का, मान ले तेरा टोटल ग्रॉस रिसीट इस साल 400 करोड़, ठीक है, 400 करोड़ का 5% कितना आएगा बेटा? 20 करोड़। अगर तेरा कैश का कंपोनेंट 20 करोड़ से ज्यादा है तो ऑडिट करवाओ। कैश का कंपोनेंट ओनली 20 करोड़ तक है, नो ऑडिट। ठीक है, लेकिन एक बात मुझे बता बेटा, लॉ मेकर क्या बोल रहा है? तीनों में से कोई भी एक चेक करना है, या तो 5 करोड़, या तो 1 करोड़, या तो ये 5%। ठीक है, मान लो मेरा जो टर्नओवर है, मेरा ग्रॉस रिसीट ओनली 40 लाख है। कितना? 1 करोड़ से कम है ना? ऑडिट करवाओ। लेकिन भाई 40 लाख में से पता कैश कितना है? 30 लाख। कैश कितना है? 30 लाख। अब क्या करवाऊं मैं? ऑडिट नहीं होगा ना। ध्यान से बेटा, ये जो 5 करोड़ और 5% वाला है ओनली बिजनेसमैन के लिए। समझा? याद रहेगा? पक्का? चलो, अब फाइनेंस एक्ट 2020 में तो अमेंडमेंट आया ही था, 21 में एक और अमेंडमेंट आ गया, फाइनेंस एक्ट 21। ये 5 करोड़ की लिमिट को बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया। 5 करोड़ की लिमिट आज के दिन कितनी हो गई बेटा? 10 करोड़। समझ में आ रहा या नहीं? बोलोगे सर हम कौन से कैटेगरी में जाए? याद बेटा तीनों रख, एग्जाम में जो पूछ दे वही डाल दियो। ये भी बिजनेसमैन की। हाँ, समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? पक्का? अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट का बेटा फॉर्म नंबर लिख लो। ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर लिख लो 3CD। फॉर्म 3CD कौन सा फॉर्म है बेटा? 3CD। ये एमसीक्यू में पूछ देता है फॉर्म्स। इस बार तो बच्चों की वाटी लगा दी, बहुत सारे फॉर्म्स पूछ दिए। सीएस एग्जीक्यूटिव में तो खासकर खाली क्या पूछे? फॉर्म्स। इस बार मैं भी सोच रहा हूँ कि नहीं, इनकम टैक्स के जितने फॉर्म्स है लिखवा दूँ आपको। इनका कोई भरोसा नहीं है, उल्टी खोपड़ी के लोग हैं ये लोग, कुछ ही पूछ देते हैं। तभी तो बेटा प्रोफेशनल है ना। हमेशा देखना, प्रोफेशनल लोग हमेशा उल्टी खोपड़ी की होती। नहीं, लाइव चैनल पे ये सब नहीं बोलना। ओ बेटा बातें आ गई समझ में? पक्का?
क्लियर बेटा? 44 AD का ऑडिट समझ में आ गया? अब इसे क्या बोल रहे हैं अमित सर, 44 AD में आपने ऑडिट के लिमिट बता दिए, लेकिन सर आपने उनके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। 44 AD, 44 ADA, 44 AE, सिंपल। अब उसका लॉजिक तो सिंपल होगा ना कि भाई जितना इनकम तू दिखा रहा है, जितना गवर्नमेंट ने बोला उतना दिखा दिया, तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऑडिट भी नहीं होगा। लेकिन नहीं दिखाया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट होगा तो ही तो ऑडिट। बुक्स ऑफ अकाउंट जब है ही नहीं तो काहे का ऑडिट? लॉजिक है ना भाई। उनके लिए हमने क्या बोला, इतनी इनकम दिखा दे तो नो बुक्स ऑफ अकाउंट। जब बुक्स ऑफ अकाउंट ही नहीं है तो ऑडिट नहीं होगा, और जब बुक्स ऑफ अकाउंट होगा तो ऑडिट भी होगा। आ रही है बातें समझ में? तो अगर वो गवर्नमेंट के दिए गए लिमिट से कम इनकम दिखाते हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा, तो क्या करवाना पड़ेगा? गवर्नमेंट के लिमिट के बराबर इनकम दिखा दी या उससे ज्यादा दिखा रहे हैं तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होगा नहीं, तो ऑडिट किसका करो? आ रही है बातें समझ में लॉजिकली? चलो आ जाओ लास्ट, फिर ये चैप्टर खत्म बेटा। पीजीपी अपनी अंतिम सांसों पे है बेटा। क्या लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा? क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन होता क्या है? 3 सेक्शन बेटा, कौन कौन से? 44 AD, 44 ADA और 44 AE, तीनों को क्या बोलते हैं बेटा? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्या बोलते हैं? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। ये लगता है बेटा बिजनेस के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर। ये लगता है प्रोफेशनल। और 44 AE लगता है बेटा हायरिंग, लीजिंग कंपनी, ट्रक ओनर्स के ऊपर बेटा। ट्रक ओनर, लेकिन मैक्सिमम ट्रक आपके कितने होनी चाहिए बेटा पूरे साल में? 10। मैक्सिमम ट्रक कितने होने चाहिए पूरे साल में? 10। बेचते खरीदते आपके पास कितने ट्रक बचे हैं? 10। ठीक है, सुनने पे ध्यान देना। अगर तुम 44 AD वाले एसएससी हो, बिजनेसमैन हो, और तुम्हारा जो टर्नओवर है, क्या है बेटा? तुम्हारा टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से कम है। कितना है बेटा? 2 करोड़ से कम है। ठीक है, तो पता है डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? भाई सुन, तेरा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है ना, मैं क्या बोल रहा हूं, तू बता पेमेंट कैसे लिया है, ऑनलाइन ऑफलाइन? ऑनलाइन समझ गए ना, चेक, ड्राफ्ट, ऑनलाइन ईसीएस वो सब आता है, और यहां पे ऑफलाइन मतलब कैश में। ठीक है, ऐसे बोल दूं कैश अदर देन कैश, ये बेस्ट है। ठीक है, क्लियर? चलो एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो मेरा बिजनेस का टर्नओवर ओनली 60 लाख, क्या 2 करोड़ के कम है? क्या 2 करोड़ से कम है? हाँ सर कम है। अगर मैं गवर्नमेंट को ये बोल रहा हूं कि सर मैंने कैश में पैसे रिसीव किए, मेरा सारा अमाउंट किस में आता है? कैश में, तो बोला ठीक है 60 लाख का 8%। ठीक है, और अगर अदर देन कैश आता है तो 6%। ठीक है, मान लेते हैं परिणीत पानी का बिजनेस करता है, वाटर सप्लाई करता है। क्या करता है बेटा? वाटर सप्लाई करता है। वाटर सप्लाई करता है, करेक्ट है, पानी का बिजनेस है अपना। ठीक है, पूरी मुंबई में बेटा पानी इसी की जाती है, वो 20 लीटर वाली डब्बे। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, अब इसका सारा पेमेंट कैश में आता है। एक पानी का बोतल कितने का आता है? 30-40 रुपए का, सब इसको 40 रुपए कैश में ही देते हैं। ठीक है, ऐसे इसके पूरे साल का टर्नओवर कितना है बेटा? 60 लाख है। पता है परनीत को क्या बोल रहा है? परनीत बेटा 60 लाख है ना, मैं तुझे क्या बोल रहा हूं, 60 लाख का 8%, यानी मैं तेरी इनकम सिर्फ 4,80,000 मान रहा हूं, चल इसके ऊपर टैक्स दे दे। कमाया इसने कितना? 60 लाख। गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? कितनी इनकम मानूंगा? ओनली 4,80,000। शिद्दत से इसके ऊपर टैक्स दे दे, ईमानदारी से। ये क्या बोलेगा? सर मैं तो आपको ईमानदारी क्या भगवान मान रहा हूं मैं आपको, कमाया मैंने कितना, और आप क्या बोल रहे हो सिर्फ टैक्स कितने पे देना है? सर आपके चरण किधर है? इधर। समझ में आ रहा भाई? एक बात मुझे बताओ, सेक्शन बेनिफिशियल है या नहीं है? और अगर बेटा तू कैश में ऑनलाइन रिसीव कर रहा है अदर देन कैश, तो बोला ओनली 6%, मतलब 3,60,000 टैक्स दे दे इसमें।
अब ऐसा अगर तू करता है तो क्या नहीं बनाना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करवाना पड़ेगा, मतलब लाला टाइप कंपनी। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? आज के दिन का सबसे प्रॉफिट मेकिंग धंधा कौन सा है? लाला टाइप कंपनी। चाय की दुकान। आप खोलने वाला ना? लाखों की टर्नओवर है बेटा उसमें। सर अंधेरी में इतनी दुकानें खुल गई चाय। बेटा कितनी भी दुकानें खुल जाए, लेकिन चाय का। और जब से ये बेटा MBA चाय वाला फेमस हुआ है ना, तब से बेटा हर एक जगह पे खाली चाय ही दुकान खुल रहे हैं। मैं बहंदर में चाय दुकान देख के शौक में रह गया। और सारे जितने भी चाय दुकान खोल रहे हैं ना, वो यंग जनरेशन, जितने भी टपोरीगिरी करते थे ना, सब आ गए चाय की दुकान, ठेला लगा के बैठे हुए। किसी ने वो, और चाय के दुकान के नाम भी अजीब अजीब रखते हैं, कुल्फी वाला, ठीक है, फिर उसके नहीं। और एक तो बेटा रेस्टोरेंट का मैंने नाम बहुत मस्त देखा बेटा, सेकंड वाइफ। एक रेस्टोरेंट का नाम है सेकंड वाइफ, ठीक है। अब अगर मान लो अभिषेक मैरिड है मान लेते हैं, और मान लो, अच्छा छोड़ो अभिषेक छोड़ो, कृष्णा सर की बात करते हैं। कृष्णा सर, मान लो कृष्णा सर रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट में गए, सेकंड वाइफ वाली रेस्टोरेंट में खाना खा के आए, उसी टाइम वाइफ का कॉल आया, किधर हो? सेकंड वाइफ के पास। इमेजिन करो बेटा, उस रेस्टोरेंट का नाम लेने में भी कितना दिक्कत है। नाम ही क्या रखा है? सेकंड वाइफ। मतलब मेंस के तो वाट लगेंगे। आजा बेटा, अगर तुम प्रोफेशनल हो, कौन हो बेटा? प्रोफेशनल हो, तो तुम्हारी इनकम सिर्फ कितनी? 50%। कितनी बेटा? लेकिन कब? जब तुम्हारा टर्नओवर कितना है? 50 लाख का है। जैसे मैं प्रोफेशनल हूं, मैं पूरे साल में अगर मान लो सिर्फ 20 लाख रुपए कमाता हूं, तो गवर्नमेंट क्या बोल रहा है? अमित तेरी इनकम में 20 लाख नहीं मान रहा, सिर्फ कितना? 50%, 10 लाख मान रहा हूं, इसके ऊपर टैक्स दे दो। ठीक है, कोई डाउट? हाँ, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग जो भी है तुम्हारा, समझा? अब आ जाओ, तुम ट्रक के ओनर हो बेटा। कितने ट्रक मैक्सिमम? 10 से ज्यादा होंगे तो इस सेक्शन में नहीं आ पाओगे। ठीक है, अब बता, बड़ी ट्रक है छोटी ट्रक है? बड़ी ट्रक है या छोटी ट्रक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बड़ी ट्रक है या छोटी ट्रक है? अब सुनो ध्यान से बेटा, सुनने पे ध्यान दे। ट्रक वालों की इनकम देखो कितनी होती है। डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है कि अगर तेरे पास छोटी ट्रक है, अगर तेरी ट्रक खरी भी है ना, तो ही मैं इतना मान के रखूंगा कि तेरा ट्रक 7,500 पर मंथ तो कमा ही रहा होगा। बेटा ध्यान से सुनने पे ध्यान दो, कंसेप्ट मैं क्या बोल रहा हूं। तुम्हारे पास क्या है बेटा? छोटा ट्रक। अब क्या मतलब होता है छोटा और बड़े का बाद में देखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर तेरे पास छोटा ट्रक है, पर ट्रक तेरी ट्रक खरी भी है ना, मैं कितना मान रहा हूं? 7,500 पर मंथ तो तेरी कमाई है। समझ में आ रहा? अच्छा बात है बड़ी ट्रक। सबसे पहले बड़ी ट्रक का मतलब क्या? एक ऐसी ट्रक जिसका जो वेट है ना बेटा, वो 12 टन से ज्यादा है। अगर 12 टन की बात करूं तो 12,000 किलोग्राम। ठीक है, 12 टन से ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? बड़ी ट्रक। तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है? बड़ी ट्रक में मैं तेरी इनकम कितना मानूंगा। अब आपने देखा होगा बेटा, ट्रक वाले जो पैसा लेते हैं ना ट्रैवलिंग, पता कैसे लेते हैं? तेरे वेट के ऊपर, तूने ट्रक पे कितनी माल लोड की है। क्यों? क्योंकि ट्रक के ऊपर जितना माल लोड होगा उसकी डीजल खपत उतनी ज्यादा होगी। समझ में आ रहा? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि अगर तेरा हैवी ट्रक है, बड़ी ट्रक है, हैवी ट्रक है, तो पर टन मैं कितना मानूंगा? 1,000। पर टन कितना मानूंगा? 1,000। 1,000 रुपए का तुझे किराया तो मिल रहा होगा पर टन। समझ में आ रहा? देखो छोटी ट्रक का कितना, सीधा 7,500 पर मंथ। ठीक है, और बड़ी ट्रक का 1,000। आ रही है बातें समझ में? पक्का? कोई डाउट? इतना अगर एक ट्रक ड्राइवर ओनर दिखा दे, इतना अगर इनकम दिखा दे, तो क्या बोलूंगा? बहुत अच्छा इंसान है तुम। तुम्हें क्या नहीं देना है? ऑडिट नहीं करवानी और बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना। और इससे कम दिखाओगे तो ठीक है भाई, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाओ, ऑडिट दिखाओ। समझ में आ गया? यह है तुम्हारा प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। क्लियर हो गया? पक्का? इसी के साथ बेटा हमारा एक चैप्टर, छोटा सा टॉपिक पीजीवीपी खत्म। सदियों से जो चल रहा था, तेरी मर्जी, मेरी मर्जी।
ठीक है।